आप सभी को नमस्कार। आज नमस्कार। हम उपस्थित हुए हैं सुपरिचित लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार, आलोचक, अनुवादक और सबसे बड़े संपादक के रूप में जाने जाने वाले राजेंद्र की स्मृति में, उनकी स्मृति में यह व्याख्यान रखा गया है। हम सभी उनके कहानियों से, उनके कहानी संग्रह से, उपन्यास से, उनके कविता संग्रह से, अनुवादित अंशों से रूबरू होते हुए आते हैं। मैं उनकी कहानियों और उपन्यासों के नाम बताना यहाँ उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि यह हम सभी साहित्य प्रेमियों का, साहित्य सुधी पाठकों का कर्तव्य बनता है कि हम उनकी कहानियों को खोज करके पढ़ें, क्योंकि राजेंद्र यादव व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व के रूप में है। प्रेमचंद द्वारा जब हंस की स्थापना की गई थी 1930 ईस्वी में, तो वह जाकर के 1953 ईस्वी में जाकर के बंद हो गई थी। लेकिन राजेंद्र यादव ने अपने प्रयास से 1986 में फिर से प्रेमचंद जयंती के दिन पर ही उसे शुरुआत की थी और अंतिम समय तक वो हंस के संपादक के रूप में स्थापित रहे। आज हम उनकी स्मृति में उपस्थित हुए हैं और जो हमारे साथ आज जो अतिथि के रूप में उनके स्मृति को याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं वह हैं अजय नावरिया जी। अजय नावरिया जी समकालीन कहानी का ऐसा नाम है जिनके परिचय देने की हमें जरूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि हम सब उनकी कहानियों से भली भांति परिचित होते हैं और परिचित हैं। समाज के भेदभाव, गैर बराबरी के कथानक बड़ी सहजता से उनकी कहानियों में आते रहते हैं। अजय नावरिया जी वर्तमान में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे हैं। तो हम बातचीत की जो शुरुआत करेंगे, तो उसमें हम सबसे शुरुआती दौर में हम चाहेंगे कि जो राजेंद्र यादव की जो स्मृति है, जो हंस के हंस में अजय जी शुरुआत से जुड़े हुए थे, जब से राजेंद्र यादव जी के साथ में उन्होंने काफी काम किया है, उनके साथ में जुड़े हुए, उन तमाम स्मृतियों को अजय नावरिया जी हमारे तमाम पाठकों से साझा करेंगे। सर, अब मंच में आपको सौंप रहा हूँ। फिर जब कुछ देर के बाद जो प्रश्न, आप सभी प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब भी एक के बाद हम शुरू करेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद, सभी मित्रों को धन्यवाद। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि मेरी आवाज आप तक, सभी मित्रों तक पहुँच रही है। इस तरह के जो कार्यक्रम अब हम पिछले 1-2 सालों में जिसको हम लोग परफॉर्म, जिस तरह से हम इनको कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, ये एक तरह की सुविधा भी देते हैं और एक तरह की परेशानी भी होती है। इसमें परेशानी इस अर्थ में कि बार बार कान में हाथ लगाइए, बार बार ये पूछिए कि क्या मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि आपके सामने आपकी बात की प्रतिक्रिया को देखने का जो सुख होता है वो इसमें नहीं होता है। और बीच में कई बारी चीजें डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता, हम बोलते जाते हैं और दूसरे लोगों ने सुना ही नहीं होता उसको। ये इस तरह कुछ बीच में होता रहेगा। और चूंकि हम लोग इसके बहुत अभ्यस्त भी नहीं हैं, तो इसलिए भी बहरहाल जैसा कि इस स्मृतियों में राजेंद्र यादव इस बातचीत को या इस व्याख्यान नुमा बातचीत को जो रखा गया है, सर्वप्रथम मैं राजेंद्र जी की स्मृति को नमन करता हूँ। और ऐसा अक्सर होता रहा है कि मैं कहीं भी पिछले जब राजेंद्र जी हमारे बीच थे तब भी, और जब राजेंद्र जी शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से आज हमारे बीच नहीं है, सन 2013 जो 28 अक्टूबर के बाद, 2013 के बाद, तो
मैं हमेशा अपने व्याख्यानों में उनको किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो मुझे याद आ जाते थे और ऐसा लगता था कि जैसे मेरी कोई बात जो है वो पूरी ही तब होती थी कि जब मैं उनके बारे में दो एक बात कर लेता था। तो आज ये ऐसा मौका बना कि दो एक बात नहीं, बहुत सारी बातें करने के लिए मुझे पीयूष ने, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी हैं, और बहुत आग्रह किया इसके लिए, और इसके लिए शायद पल्लव जी ने, शायद क्या यकीनन शायद पल्लव जी ने बहुत उनसे क्योंकि उनके गुरु हैं तो उन्होंने उनसे पूछा होगा और उन्होंने नाम लिया मेरा। तो इधर मैं जो है मना कर देता था हर उस ज़्यादातर प्रोग्राम्स के लिए। इस तरह के ऑनलाइन के प्रोग्राम में मुझे कोई आनंद आता है, आनंद तो आता ही नहीं है, उल्टा कभी-कभी थोड़ी इरिटेशन भी होती है जो ये बार-बार कान में हो रही है। मगर क्योंकि ये मामला राजेंद्र जी से जुड़ा था तो मैं मना नहीं कर पाया। अब इसमें इसलिए ये सारी कैफियत ये स्पष्टीकरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ठीक पीयूष के ठीक अब फोन आने से ठीक 1-2 दिन पहले जो है अनीता भारती का फोन आया था और वो चाहती थी कि मैं हिंदी कहानी की आलोचना पर एक बातचीत में शामिल रहूं, और मैंने उनको स्पष्ट मना किया कि मैं किसी काम में लगा हुआ हूं और मैं कोई प्रोग्राम नहीं लूंगा। मगर पीयूष को मैं मना नहीं कर पाया फिर तो ये शायद मेरी प्राथमिकताओं का मामला है, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, चाहे वो करियर को लेकर हों, अपने जीवन की और दूसरी चीजों को, साहित्य को लेकर होती है। आप लोग से जिससे कि इसका विषय बना है उसमें मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा उनको याद करने के लिए, और असल में राजेंद्र जी, जैसा कि कहा भी, पीयूष ने भी कहा कि राजेंद्र जी एक व्यक्ति नहीं, व्यक्ति भर नहीं थे, वो एक व्यक्तित्व के रूप में, एक कथा पुरुष के रूप में, एक कहना चाहिए कि इतिहास पुरुष के रूप में हमारे सामने बन चुके थे। उसी अपने ही समय में वो लेजेंड बन चुके थे। मगर पता नहीं क्यों मेरी दो तीन बातें, एक क्योंकि पढ़ाता हूँ, संयोग ये रहा कि चूंकि जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाता हूँ और वहाँ के हिंदी विभाग में जब कुछ ऐसा मामला बना कि राजेंद्र जी को भी सिलेबस में पढ़ाने के लिए योजना बन रही थी, तो पेपर बनाने की जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई उसमें मैं भी शामिल था। तो हम लोग राजेंद्र जी की कहानियाँ और उपन्यास और उनके संपादकीय सब पर विचार कर रहे थे कि उनको किनको रखा जाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक बात लगातार पिछले कुछ 10-15 साल से चल रही थी। मुझे पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं अपनी निष्पत्ति में, अपनी स्थापना में कोई बहुत अगर जल्दबाजी करूँ और तो मुझे उसके लिए क्षमा करें। मगर मैं ये मानता हूँ कि राजेंद्र जी बने ही तब एक लेजेंड के रूप में, एक इतिहास पुरुष के रूप में, जब उन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से, हंस के माध्यम से 1990 के बाद, जो 1990 में जब मंडल कमीशन आया और जब उन्होंने एक सामाजिक पक्षधरता का अपना परिचय दिया और उसके बाद उन्होंने फिर पलटकर नहीं देखा। तो अगर राजेंद्र जी के जीवन में से उस हिस्से को हम निकाल देंगे तो राजेंद्र जी एक बहुत सारे स्वातंत्र्योत्तर कथाकारों में से एक कथाकार हैं। निसंदेह वो बहुत अच्छे कथाकार हैं। निसंदेह उन्होंने
सारा आकाश जैसा उपन्यास उस वक्त में लिखा। और समाज, वो कहते थे हमेशा, कई जगह उन्होंने इस बातचीत में कहा, अपनी बातचीत में कहा कि बड़ा दुख होता है मुझे कि सारा आकाश अब भी प्रासंगिक है, क्योंकि समाज नहीं बदला। समाज का एक बड़ा हिस्सा अब भी वैसा ही है, वैसा ही फ्यूडल पूंजीवादी ढांचे में भी भारत पूरी तरह से, जिस तरह से उसका एक नया विकास, नया स्वरूप होना चाहिए था, तो ये मैं इसको अक्सर कहता हूँ, ये आधे तीतर आधे बटेर जैसी स्थिति हो जाती है। शहर ठीक से शहर नहीं बन पाते हैं। वो लगभग बहुत सारे गांवों में से उठकर कोई एक दो शहर बन जाते हैं, उस तरह से होता है। भारत में अगर कोई एक शहर में मानता हूँ जो वाकई शहर है, वो है बम्बई। मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस पूरे, चाहे वो बेंगलोर ही क्यों ना हो, वो भी नहीं कर सकता, चाहे कलकत्ता या और दिल्ली कोई, क्योंकि सच में जो शहर है वो मुंबई है। बाकी सब लगभग अपने एक देशज भाव में, अपनी ग्रामीणता, ग्राम में, उसमें कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। तो इसलिए बहुत कम हमारे पास शहर हैं। राजेंद्र जी आगरा जैसे शहर से आए थे, छोटा शहर था मगर पुराना शहर था। फिर राजेंद्र जी दिल्ली में रहे, बम्बई में रहे, कलकत्ता में रहे। राजेंद्र जी ने भी काफी थोड़ा इधर उधर को अपना जीवन कई तरह से बिताया। तो राजेंद्र जी अगर सारा आकाश लिखते हैं, लिखने को शह और मात भी लिखते हैं, अनदेखे अनजान पुल भी लिखते हैं, छोटे उपन्यास हैं। उखड़े हुए लोग उनका दूसरा उपन्यास है, शरद और जया का। तो मैंने इसलिए पढ़े वो सब, क्योंकि हमें तो लगातार चीज़ों को पढ़ना होता है, तो मैं उन्हें पढ़ता था। तो मैंने पाया कि राजेंद्र जी बहुत अच्छे कहानीकार हैं, भाषा के मामले में वो बहुत अच्छे हैं, मगर स्त्री पुरुष संबंध से आगे बढ़ते ही नहीं थे। उनके किसी भी उपन्यास को मैं उठाकर देखता हूँ, सारा आकाश को अगर माइनस कर देता हूँ तो शायद ये उनकी, चाहे उनकी कहानियों में देखिए, चाहे उनके उपन्यासों में देखिए, बहुत कम ऐसी कहानियां उनके पास हैं। जैसे उनकी एक कहानी तलवार पंचासारी, एक सामाजिकता को लिए हुए सामंती जीवन के खिलाफ एक तरह की वो करती है, मोर्चाबंदी करती है, और बहुत ही सहज ढंग से करती है कि अब वो कहानी का डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। या उनकी एक कहानी जो बड़ी मशहूर रही और सब लोग उसको हमेशा कोट करते हैं, जहां लक्ष्मी कैद है। एक स्त्री की दुर्दशा की, एक लड़की की दुर्दशा की कहानी है। एक अंधविश्वास है कि उस लाला को, उस व्यापारी को जिसकी वो बेटी है, उसको ये एक अंधविश्वास है। मान्यताएं थी पहले कि अगर मैंने अपनी लड़की की शादी कर दी तो मेरा सब कुछ धन जो है उसके बाद चला जाएगा। तो लड़की लगभग हिस्टीरिया के दौरों से परेशान है और तमाम चीजें हैं, और मगर वो शादी नहीं कर रहा है। तो एक व्यथा को राजेंद्र जी ने जिस तरह से बहुत अच्छे से चित्रित किया है। उनकी एक कहानी बिरादरी बाहर है। प्रेम विवाह होता है, दो लोगों के बीच में है। जिस लड़की से विवाह होता है वो कहानी को पढ़ते हुए ये महसूस होता है कि वो कहीं ऐसा कुछ बोलते नहीं है, मगर कहानी को पढ़ते हुए महसूस होता है कि लड़की जिस परिवार से संबंध रखती है वो उच्च कुल का, उच्च कुल दोनों अर्थों में, आर्थिक में भी, और भारतीय समाज व्यवस्था जो जाति की है, उस जाति के हिसाब से भी जो पत्नी है, जो लड़की है जिससे साथ उस नायक का विवाह हुआ है, और वो उच्च कुल की है। और इसकी पीड़ा जो है उसके पिता के, लड़की के पिता के उस पर दिखाई देती है कि वो बिरादरी बाहर जिस तरह से कहानी है। ये एक कहानी उनकी, एक कहानी और है बहुत ही, टूटना नाम से एक कहानी है कि कैसे जो शोषक होता है, कभी कभी
व्यक्ति का वही आदर्श भी बन जाता है। जब वो क्या होता है कि जब जैसे बहुत अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी फ्रेज कही जाती है कि पावर करप्ट्स। तो ये जो पावर करप्ट्स कहते हैं, एक्चुअली पावर पता नहीं हमें भ्रष्ट करती है कि नहीं करती है। मुझे लगता है कि मानवीय कमजोरियां होती हैं जो हमारे स्वभाव में पहले से रही होती हैं। पावर मिलने के बाद हमें ये महसूस होता है कि अब हमसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं बचा, और जैसे ही हम उस आजादी को या उस शक्ति को पाते हैं तो हम पागल हो जाते हैं। हम जैसे जैसे कबीर ने कहा कि वाह खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो ये कनक जो है, कनक माने सत्ता, तो इसको तो पाते ही जो है व्यक्ति का दिमाग एकदम कहना चाहिए बोरा जाता है, और फिर वो ये नहीं ध्यान रखता कि ये करने योग्य है कि ये करने योग्य नहीं है, और या जिसे हम कहेंगे कि क्या मंगलकारी है क्या अमंगलकारी है। हम उस शुभ अशुभ और सब चीजों का कोई ख्याल नहीं रखते। इसमें पावर एक भूमिका निभा रही है। वो पावर ये भूमिका निभा रही है कि हमारे व्यक्तित्व को उगाड़ देती है, हमारे अंतर मन को निर्वस्त्र कर देती है, हमें हमें सबके प्राकृत रूप में ले आती है। तो जो जैसा होता है पावर मिलने के बाद वो वैसा बिहेव करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। इस कहानी टूटना कहानी में इस बात को राजेंद्र जी ने बहुत सुंदरता के साथ, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कि एक पति पत्नी है और उन दोनों के बीच में किस तरह से हीन भावना भी है पति में, किसी आर्थिक कारणों से और दूसरी चीजों की वजह से हीन भावना है, और जो लड़की का पिता है वो उस तरह के बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो अब ये जब ये भी अच्छे पद पर पहुंचता है तो लगभग वही सब काम जो वो करते थे वही ये कर रहे हैं। तो ये जो दोनों के बीच में संबंधों का जो टूटना है और व्यक्तित्व का जो क्षरण है, जैसे टूट जाता है धीरे धीरे करके, कब टूटता है, और ये प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि वो एक बारी में टूट गया, नहीं, वो लगातार टूट रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो ऐसी ऐसी उनकी बहुत सारी कहानियां जो मैं समझता हूँ कि नहीं होंगी, और जो जिनके अंदर वह इस तरह के सामाजिक बोध हो। एक दिन मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा कि आपकी कहानियों में से ज्यादातर कहानी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी स्मृतियों की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, उनसे कभी नहीं कहा था। मैंने उनसे कहा कि आपकी कहानियों में ज्यादातर कहानियां ऐसी हैं कि स्त्री पुरुष संबंध है और उसमें भी संदेह है, सामाजिकता कहाँ है, समाज कहाँ है इसमें? एक औरत है, आदमी है, पति है, पत्नी है, और एक तीसरा आदमी है, और या कोई प्रेमिका है, एक त्रिकोणीय प्रेम है। ये पूरी नई कहानी का दौर जैसे अगर कंपैरेटिवली आप देखें मोहन राकेश के यहाँ पर आपको मलबे का मालिक जैसी कहानी भी मिलती है, तो आपको परमात्मा का कुत्ता भी मिलती है, और दूसरी तरह की कहानियां, ग्लास टैंक भी मिलती है। तो ये, मगर राजेंद्र जी के यहाँ पर जो उनका मेजॉरिटी लिटरेचर है, जो उनका ज्यादातर साहित्य है, वो इनके बीच में था। तो मैंने तो पहले तो वो थोड़ा सा जैसे होता है ना कि कोई चीज असुविधाजनक पूछ ली जाए, तो असुविधा हुई उन्हें कि, मगर फिर वो थोड़ी देर के बाद इधर उधर की बात करने के बाद उनको जैसे वो उन्होंने कहा क्या स्त्री और पुरुष समाज का हिस्सा नहीं है, उन्हीं से तो समाज बनता है। तो मैं समझ गया कि अब इस पर बहस नहीं करनी चाहिए, ये क्योंकि ये कोई अब वो बचा नहीं इसमें। तो एक चीज जो मुझे लगती है कि राजेंद्र जी ने चाहे वो उपन्यास लिखे या कहानियां लिखी, एक आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं वो पढ़ा होगा, वो राजेंद्र जी और कमलेश्वर जी और
मोहन राकेश तीनों के बीच, मोहन राकेश जी तीनों के बीच का, तो राजेंद्र जी और कमलेश्वर जी जो है, क्योंकि मेरा पीएचडी कमलेश्वर जी की कहानियों पर था, तो तब वो जीवित थे, तो कमलेश्वर जी ने एक जगह लिखा है शायद इस पर कि राजेंद्र मुझसे मजाक कर रहे था कि यार ये हर बार जो है मोहन राकेश ऐसी कैसी कहानियां लिख लेता है, कैसे इसको मजा चखाया जाए, या कुछ इस तरह की चीजें। तो कमलेश्वर ने कहा कि ये तो बड़ा आसान है, तुम एक कहानी अपनी लिखो और मोहन राकेश के नाम से छपवा दो, वो अपने आप ही जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये बीच का मजाक था, मगर राजेंद्र जी की जो भाषा का मुकाबला मुझे लगता है कि उस दौर में निर्मल वर्मा की भाषा एक अलग तरह की भाषा है, काव्यात्मक भाषा है, लोगों को आदत थी। मुझे मुझे मैं सच कहता हूँ, मुझे निर्मल वर्मा की भाषा, ये नहीं कहता हूँ कि मुझे अच्छी नहीं लगती, मगर वो ऊब होती है एक वक्त के बाद। ऊब इसलिए होती है कि वो एक ही तरह की भाषा है। आप उनकी एक कहानी पढ़ें या 10वीं कहानी पढ़ें, आपको भाषा में कोई बदलाव नहीं दिखेगा, और कंटेंट तो उनका कुछ अलग है ही नहीं। तो मगर राजेंद्र जी के यहाँ भाषा बदलती है। तो तलवार पंच हजारी की भाषा वही नहीं है जो अभिमन्यु की आत्महत्या या किनारे से किनारे तक है, या छोटे छोटे ताजमहल की भाषा, वो बिल्कुल अलग भाषा है। मुझे याद आता है कि जयेंद्र कुमार जी ने अपनी एक जगह लिखा है राजेंद्र जी की कहानियों के बारे में, वो बस शुरुआती दौर था, कि राजेंद्र यादव की कहानियों की दुनिया में घुसते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो एक सुसज्जित ड्राइंग रूम है, जिसमें से एक भी चीज अगर हिलेगी तो कुछ कमी दिखने लगेगी, और इसलिए किसी चीज को आप हिला नहीं सकते, मगर आप उसमें इतने असहज हो जाते हैं उसकी कला से कि आप सहज रूप से उसका आनंद नहीं ले पाते। ये ऐसा कुछ जयेंद्र कुमार ने विचार और समझ, क्या उनकी किताब है, उसको उसमें उन्होंने राजेंद्र जी की उस कहानियों पर, कहानी कला पर टिप्पणी करते हुए कहा। अब आप सोचते होंगे कि मैं ऐसा ये सारी बातें किस लिए बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि बिना सामाजिकता, बिना सामाजिक दायित्व, सरोकार, बोध के कोई रचनाकार बड़ा रचनाकार नहीं बन सकता, एक लीजेंड नहीं बन सकता। आज जो राजेंद्र यादव हमारे सामने हैं, उनके सामने ना तो कमलेश्वर ठहरते हैं, ना मोहन राकेश ठहरते हैं, और ना निर्मल वर्मा ठहरते हैं। एकेडमिक्स में क्या होता है वो छोड़ दीजिए, मगर एकेडमिक्स से बाहर जो दुनिया है, उसमें जो राजेंद्र यादव की उपस्थिति है, वो उनके कमिटमेंट के, सोशल कमिटमेंट के कारण है, जिसका निर्वहन, जिसका निभाव उन्होंने अपने संपादकियों के माध्यम से किया। इसलिए वो जो जो जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे कभी प्रेमचंद जी के समय में कुछ हंस का रुतबा रहा होगा, कितना रहा होगा मैं नहीं जानता, मगर जो राजेंद्र जी के समय में जो हंस का रुतबा बना, वो बहुत बड़ा रुतबा बना। और ये एकमात्र ऐसी पत्रिका है जो अकेले दम, बिना किसी बड़ी संस्था या सरकार की उसके जो उस वित्त पोषण से अपने दम उन्होंने चलाई। आप देखिए कि मैं ये नहीं कहता कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कोई इतना बड़ा योगदान नहीं था सरस्वती के माध्यम, बहुत बड़ा योगदान था, मगर राजेंद्र जी उसको भी पार कर जाते हैं। उसको माने वो जो उन्होंने जो एक प्रतिष्ठा बनाई थी, सरस्वती की प्रतिष्ठा बनाई थी, उस प्रतिष्ठा का भी आगे एक जाकर लंबी लाइन खींच देते हैं। सरस्वती का जो दौर है उसमें वो सिर्फ महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा पर और कुछ थोड़ा बहुत जो है वो विषयों को लेकर काम कर रहे हैं, मगर राजेंद्र जी ने पूरा, जिसे कहते हैं, पैराडाइम शिफ्ट किया। उन्होंने साहित्य के मंदिर को जो है एक तरह से कहना चाहिए कि जनता का एक वो जनता की एक सराय बना दिया, उसमें कोई भी आ सकता था। अब मैं धर्मशाला कहता तो वो थोड़ा धार्मिक ज्यादा होता, तो सराय कह रहा हूँ, जनता की सराय
या एक ऐसा क्लब जिसमें सिर्फ एलीट लोगों की जो है एंट्री नहीं थी, बल्कि दूर दराज के गांव में बैठा एक आदमी भी जो है हंस पढ़ रहा है और हंस के लिए रचना भेज रहा है, और उसकी ख्वाहिश है कि वो हंस में छपे। आपसे दूर क्यों, मैं अपनी बताता हूँ। जब मैं जेएनयू में एमफिल पीएचडी कर रहा था, उससे पहले भी, मतलब पीएचडी करने से पहले भी मैं हंस में अपनी पहले कविताएं भेजता था। तो कविताएं अक्सर जो है वो वापिस आ जाती थी। अच्छा, ये एक राजेंद्र जी के मन में एक लिहाज, एक थोड़ा सा जैसा कहना चाहिए एक स्नेह जेएनयू के लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए था। यूं तो राजेंद्र जी के मन में युवा वर्ग के लिए ही था, सभी, चाहे कोई युवक युवती हो, उनके लिए, उनके मन में बहुत उनके लिए स्नेह रहता था। मगर जेएनयू का, जब वो, मैंने बाद में इस बात को नोट किया जब मैं उनसे मिलने लगा, और तो जेएनयू के लोगों के लिए एक अतिरिक्त उनके मन में स्नेह था। तो अब जब मेरा पता जो छपता था, मैंने जेएनयू का छपता था, तो वो चिट्ठी मुझे मिलती थी कि भाई आपके जो है राजेश जी के साइन से कि आपकी कविता नहीं जा पा रही है, फलाना। तो बहुत कई साल नहीं छपे, मगर हम छपना चाहते। तब तक कहानियां लिख रहा था, मगर हंस में भेजने की हिम्मत नहीं होती थी। सन 2002 की बात है, मेरा एक लेख, एक समीक्षा जैसा था, वो मैंने भेजा और वो उन्होंने छाप दिया। वो लिखा था मैंने, सूरजपाल जी की आत्मकथा है तिरस्कृत नाम से, और उसकी समीक्षा की थी मोहनदास नेमिष राय जी ने, हंस में ही की थी। तो जब मैंने वो समीक्षा पढ़ी मोहनदास नेमिष राय जी की, तो मुझे थोड़ी असहजता, थोड़ा खिन्न हुआ मैं उनसे। उनके, जैसे हम लोग जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को, तो हमें लेखक का जो एक एक, जिसे हम कहेंगे कि एक मर्यादा का अतिक्रमण सा मुझे लग रहा था जैसे कि कुछ पर्सनल चीजों को सेटल किया जा रहा है समीक्षा के माध्यम से। अब मोहनदास नेमिष राय जी से मेरी उस वक्त तक कोई परिचय नहीं था, तो मैंने उस समीक्षा की, उस पर, क्योंकि तिरस्कृत मैं भी पढ़ चुका था, तो फिर मैंने उनको जवाब देते हुए भी थोड़ा सा और चीजों को रखा था। वो लेख छपा 2002 के दिसंबर अंक में छपा था, और तब मैं किसी और नाम से लिखा करता था। अब मैं नाम जो है ऐसा ही था, वो थोड़ी रोमानियत रहती थी उन दिनों से, लगता था कि कुछ ऐसा नाम हो जो बड़ा साहित्यिक टाइप का और ऐसा दिखे, तो हमने भी एक ऐसे ही नाम रख लिया था। तो वो उसी नाम से छपा भी था। फिर जो है हुआ ये कि वो उसका चेक जब आया मेरे पास, तो उन्होंने वही नाम लिखकर चेक बना दिया था, मानदेय के रूप में। हो रहा होगा कुछ 500 रुपए का चेक था शायद, या 200-300 रुपए का रहा होगा, ठीक से याद नहीं। तो मैं, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर में छपा था, और जनवरी या फरवरी की बात है, मैं हंस के दफ्तर पहुंचा, लगभग 11 बजे का समय, 12 बजे का समय था। तो हंस के दफ्तर में मैं बैठा और मैंने अपनी समस्या बताई कि भाई ये जो चेक है वो तो इस नाम से बना है, और मेरा अकाउंट जो है अजय नावरिया के नाम से। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी तो अभी आए नहीं है, बाबूजी बोलते थे कुछ लोग। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो इतनी देर में वो आ गए, अंदर बैठ गए। तो कहा कि आपसे मिल लीजिए। तो वो मेरी पहली मुलाकात राजेंद्र जी से सन 2002 में उनके दफ्तर में हुई थी। बहुत सारी बातें, काफी देर हुई, कुछ नहीं तो शायद मैं आधा घंटा हम लोग बातचीत करते रहे, तरह तरह के मुद्दों पर
असल में जो एक जैसे उन्हें ये पता था कि मैं जेएनयू से हूँ और भी चीज़ों का, तो कुछ ऐसी बातों का जो उसको लेकर, तो वो बहुत साफ नहीं हो पा रहे थे कि मुझे कैसे जो इनसे बात करनी चाहिए, कौन है ये, मैंने इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि में तय नहीं कर पा रहा। एक तरह की उधेड़-बुन उनके उस पे दिख रही थी और मैं उनको कोई सहयोग नहीं कर रहा था उसमें। मैं चाहता तो कुछ बता सकता था, मुझे समझ में आ रहा था, मगर मैं उनकी उत्सुकता को मैंने कोई नहीं लिया। बहरहाल चाय-वाय पी और फिर मैं आ गया। इसके बाद फिर मैं मिलने नहीं गया। सन 2003 में मेरी एक कहानी, 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद मेरी कहानी हंस में पहले से पेंडिंग थी। 2002 से पहले चली गई थी। 2003 में उसको उन्होंने छापा था। तब मैं उनसे फिर मिलने गया था। कहानी बाद में छपी, अगस्त में उनके जन्मदिन में मैं गया था। तो ये एक अलग कहानी है, विस्तार हो जाएगा, उसको छोड़ दे रहा हूँ। मगर राजेंद्र जी की स्मृति बहुत तेज थी, याददाश्त बहुत बहुत तेज थी और आखिरी वक्त तक थी। आखिरी वक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन उन्होंने मतलब उनका निधन हुआ, उस वक्त मैं दिल्ली आ गया था। 2013 अक्टूबर की बात है, मतलब लगभग शायद ये 27 अक्टूबर की बात है। मैं चंडीगढ़ में था। कथाकार मित्र हैं हमारे जो वरिष्ठ हैं, श्याम का श्याम जी, जो उस समय हरियाणा साहित्य अकेडमी के डायरेक्टर थे, और उनका एक उपन्यास कोई फायदा नहीं, उसका विमोचन भी हुआ था राजेंद्र जी द्वारा। और जब राजेंद्र जी का जन्मदिन था अगस्त में, 28 अगस्त को, आज ही के दिन, तो उस जन्मदिन में श्याम सखा श्याम जी आए थे। उसमें प्रेम जन्मेजय जी भी थे और भी बहुत सारे लोग थे, सबका नाम नहीं, तो जो मेरे नज़दीक जिनका, तो श्याम सखा जी के घर में चंडीगढ़ पंचकुला में था और हमने सुबह बात की थी, मतलब उनसे। और अगले दिन मुझे, मतलब उसी शाम मुझे निकलना था, और सुबह हमने बात की थी। तो उन्होंने, क्योंकि वो डॉक्टर हैं श्याम जी, तो उन्होंने कहा इनको तो कोई तनाव नहीं है, एकदम ठीक है। अगले दिन जो है हमें उस तरह की खबर मिली तो हम बड़े परेशान हुए। तो इसलिए मैंने ये देखा कि राजेंद्र जी आखिरी वक्त तक, जब तक वो उनकी याददाश्त का हाल ये था कि वो पुरानी बातें भी, पुराने लोगों के नाम तक याद रखते थे। जब मुझे किसी व्यक्ति ने ये कहा कि ये मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा मैं इन्हें जानता हूँ और ये इस नाम से लिखते थे। मतलब उनको एक बार मिले हुए व्यक्ति से कि नाम भी याद था और वो उन्होंने उस वक्त बता दिया पार्टी में। तो कहने का मतलब ये कि जो एक स्मृति का उनका वो था, वो मतलब आप उससे रश्क कर सकते हैं कहा। और शायद ये वजह थी कि वो रोज ये देखते थे, हर मतलब जो भी पत्रिकाएं आती थी, उन पत्रिकाओं को, जो भी पत्रिकाएं, उनका अनुक्रम चेक करना, उनमें कौन कौन लोग छपे हैं, किस किस की कहानियां हैं, और जरूरी चीज को वो पढ़ते थे। बाद में उनकी आंखें जिस तरह से परेशान करने लगी थी, तो वो फिर सुनते भी थे, तो सुना दो। तो ये चीज मैंने राजेंद्र जी में देखी कि राजेंद्र जी के अंदर एक अपने जीवन के लिए वो बहुत जिम्मेदार थे। उनको किसी के लिए जवाबदेही नहीं थी, वो खुद के लिए जवाबदेह थे। मुझे लगता है कि एक बड़ा व्यक्ति वही होता है क्योंकि जो खुद के लिए जवाबदेह होता है। उसको ये जो मान्यताएं हैं, जो रिवाज हैं, जो सामाजिक ढांचे में चीजें चली आ रही हैं, जो सांस्कृतिक ढांचे में चीजें चली आ रही हैं, वो बड़ा तब बनता है जब उनसे अपनी असहमतियां अगर जरूरी हैं, तो अगर उन्हें लगता है, उस व्यक्ति को लगता है, तो वो अगर वो उससे असहमत होता है, तो
इस बात की परवाह ना करें कि लोग क्या कहेंगे। और राजेंद्र जी ने इसकी परवाह बिल्कुल नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। राजेंद्र जी उन चीज़ों के लिए जिनके लिए शायद हम अब आज भी डर जाएं कि हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ इस बात को कि राजेंद्र जी जो है वो उन्होंने एक वो संपादकीय लिखा था, एक हिंदू नास्तिक की उलझन है। तो मैं एक बार का वाकया सुनाता हूँ आपको। एक मैंने उनसे 2-3 बार उनके साथ ऐसा हुआ था, मगर एक बार का मुझे याद है। एक बार ट्रेन में उनका बहुत एक्सीडेंट हुआ था और आप समझ सकते हैं कि राजेंद्र जी का एक पाँव मतलब नहीं था, कट गया था, वो चोट वोट लग गई थी उनको और वो छुपाते रहे। बाद में उनका पाँव काटना पड़ा कुछ 13-14 साल की उम्र में। तो अब जो है वो ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ और वो किस तरह से बहुत सारी वहाँ लाशें थी और उनके बीच में से निकल कर गए। तो एक बार हवाई जहाज का उन्होंने किस्सा सुना रहे थे। तो कहा कि हवाई जहाज में हमें ये घोषणा की गई कि भाई जो है प्लेन जो है वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा था, गिर रहा था। तो उन्होंने अपनी जेब से, राजेंद्र जी क्योंकि नौकरी में नहीं थे, किसी जगह काम नहीं करते थे, और तो उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। अच्छा, उन दिनों ये सब आधार कार्ड और ये सब होते नहीं थे, तो कोई लेकर भी नहीं चलता था। जैसे सरकारी लोग तो लेकर चलते हैं उनका कोई आइडेंटिटी कार्ड। तो राजेंद्र जी ने एक कहा, मैंने जेब में से कागज निकाला, अपना नाम और अपना पता लिखने लगा उस पर। तो मैंने कहा, आप नाम और पता क्यों लिख रहे थे? कहा कि यार अब ये प्लेन तो गिरेगा नीचे, तो कम से कम मेरी लाश पहचान लेंगे लोग कि ये फला आदमी है। जेब में से तो कुछ पता नहीं खटपट जाएगा, क्या होगा, तो कागज से तो निकलेगा, कागज से पता लग जाएगा। मैंने कहा, सर ये बताइए कि क्या आपको उस वक्त भी भगवान, ईश्वर, कोई शक्ति की याद नहीं है? कहा, नहीं, मुझे कभी याद नहीं है, उस वक्त भी याद नहीं है। तो मैं हैरान हो गया कि मृत्यु के जब आसन्न क्षण, जो कि उनके साथ 2-3 बार हो चुका था, जब उनको ऐसी स्थिति में किसी अलौकिक शक्ति या ईश्वर की याद नहीं आई, तो सच में जब उनका देहांत हो रहा था, जो कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी हुई और अचानक, तो मुझे नहीं लगता कि उस वक्त भी, क्योंकि एक बार का और मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ उस वक्त थे, मैं उस घर में था। तो हुआ ये था कि उनके पाँव का, घुटने का ऑपरेशन हुआ था और मैं उन दिनों क्योंकि कोई व्यक्ति उनको देखभाल के लिए चाहिए होता था, तो मैं दोपहर में मैं उनके पास चला जाता था। तो जब मैं 4 बजे करीब, दोपहर के बाद, गर्मी बहुत तेज, गर्मियों के दिन थे, तो लगभग 4 बजे करीब पहुंचा, तो वो सो रहे थे। तो किशन से मैंने कहा कि कहाँ है सर? तो उन्होंने कहा कि सो रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बाहर बैठा हूँ। मैं ड्राइंग रूम में बैठ गया। अब 5 बजे तो मुझे लगा कि इतनी देर तो राजेंद्र जी सोते नहीं है, मेरा रोज का देखना था। ज्यादा से ज्यादा आधा पौना घंटा सोते थे, उसके बाद वो आवाज लगा देते थे। मैंने कहा, किशन देखो सो रहे हैं। कह रहे हैं हाँ भैया, वो दवाई ली थी उन्होंने, उसके बाद से सो रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं 10-5 मिनट बैठ गया। तो फिर मैंने कहा, किशन देखो इतनी देर से वो जो है, इतनी देर तक कैसे सो रहे हैं? फिर किशन गया अंदर और उनको हिलाया। फिर उसने आवाज दी मुझे कि बाबूजी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मैंने कहा कि अब मैंने जो है उनको हिलाया बुरी तरह से। तो जब वो हिलाया तो वो ऐसे बहुत अचेत अवस्था में थे और हाथ उठा रहे थे अपने, ऐसे ऐसे करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। तो हमारे एक डॉक्टर दोस्त हुआ करते थे और कहानियां भी लिखते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कनौजिया, और हंस में भी छपे थे। तो मैंने उनको फोन किया, वो हॉस्पिटल में थे हिंदू राव में।
मैंने उनको फ़ोन किया और फ़ोन लेकर मैंने राजन जी के मुँह के पास लगा दिया मोबाइल। मैंने कहा है यार देखो डॉक्टर साहब ये हो क्या रहा है राजन जी को? तो उन्होंने कहा कि जो मुझे लग रहा है वो ये है कि इनकी शुगर डाउन हो गई है। आप इनको चीनी पिलाइए। तो अब ये एक ऐसा निर्णय था कि मैं एकदम से नहीं ले सकता था कोई। मगर फिर मैंने किशन से कहा आस-पास कोई डॉक्टर है? तो उसने कहा कि आस-पास एक और डॉक्टर है, उनको भी बुलाया। उन्होंने आकर तुरंत ही मुश्किल से 5 मिनट में वो आ गए। उन्होंने कहा कि चीनी मैंने तब तक कहा कि तुम चीनी घोलो। तो तुम अपनी तरफ से चीनी तो तैयार रखो, पानी तैयार रखो। फिर किशन जो है उनकी पीठ के लगा ताकि उनको बैठा सके और फिर मैं उनको पिलाता रहा। और इस सारे काम में हमें लगभग आधा घंटा लगा होगा और आधे घंटे बाद राजन जी की चेतना धीरे-धीरे वापस आने लगी। बहरहाल 1-2 घंटे में वो पूरी तरह से ठीक हुए। उनको खाना-वाना खिलाया फिर थोड़ा और ठीक हुए। तो फिर मैंने बाद में पूछा कि आपको क्या महसूस हो रहा था उस समय? तो कहा कि ऐसा लग रहा मैंने कहा मेरी आवाज़ जा रही थी आप तक? तो कहा नहीं आवाज़ तो आ रही थी मुझे। मगर मैं जब तुम्हें कुछ बोल रहा था तो तुम नहीं सुन रहे थे मेरी आवाज़ को। तो मैंने कहा हाँ, मुझे तो आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कि तुम मैंने कहा आपको कैसा महसूस हो रहा है? कह रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी उम, गहरे गड्ढे में चला जाता ही जा रहा हूँ या कोई जैसे कोई अतल चीज़ है जिसमें नीचे चल जाता जा रहा। कोई आधार नहीं मिल रहा रुकने के लिए। मैं हैरान था इस बात से कि मैं जब ये देख रहा था राजेन जी को ये सब होते, तब भी राजेन जी इतने जिजीविषा से पूर्ण थे कि मतलब वो इतनी आसानी से जीवन छोड़ नहीं रहे थे। मतलब उन्होंने वापस उसको पकड़ लिया। और दूसरी चीज़ ये कि जब बाद में मैंने मज़ाक में उनसे कहा, मैंने कहा आपकी याद आई क्या भगवान की? कहा ना मुझे कुछ याद नहीं आया, मैं तो बेहोशी में था, वैसे भी याद नहीं आना था मुझे। तो ये एक उनके जीवन का पक्ष था, कमिटमेंट, जो चीज़ वो अपने अ, मन में सोचते थे, मेरा जहाँ तक संभव है हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से अपने आचरण में लाते थे, मगर उसका अधिकांश जो था वो उसके लिए वो ईमानदार थे। जिसे हम सब मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं। तो राजन जी के जीवन का अगर बड़ा हिस्सा हम देखें, तो वो जिस चीज़ को सोचते थे, वो उस चीज़ को करते भी थे, अपने व्यवहार में भी उनके दिखता था। मतलब ऐसा नहीं होता था कि उसमें कोई बहुत बड़ी मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि फाँक नहीं होगी, होगी, मगर अक्सर नहीं दिखती थी। तो जैसे अगर सोशल कमिटमेंट को लेकर हो, स्त्री, दलित, अल्पसंख्यक ऐसे मुद्दे हों, भाषा का मुद्दा हो, सांप्रदायिकता को लेकर हो, उनकी कमिटमेंट बहुत क्लियर थी। उन्होंने जिस तरह की ये एक तरह के ऑक्सीजन टैंक साबित हुए राजेंद्र जी को राजेंद्र जी बनाने में। यानी राजेंद्र जी अगर लीजेंड के रूप में उभर कर आए तो ये वर्ग थे जिनकी वजह से राजेंद्र जी का अ, एक लीजेंड के रूप में इमर्ज मतलब एक उदय होता है। तो ये खुद राजेंद्र जी ने भी स्वीकार किया है कि उन्होंने बदलते हुए वक्त को पहचान लिया था। ये एक मुझे लगता है कि राजेंद्र जी जो बहुत ज़्यादा मतलब नफीस बहुत थे, नफासत पसंद थे, मगर बड़ा एक उनके व्यवहार में एक किस्सा और सुनाता हूँ। करनाल की बात है, विकास नारायण राय जी ने एक कार्यक्रम किया था करनाल में और मैं भी वहाँ पहुँचा था। कमलेश्वर जी थे, मैत्रेयी पुष्पा जी थी और भी बहुत लोग थे, कुछ लोग। तो प्रोग्राम के बाद खाना चल रहा था। ये उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जिनसे राजन जी को समझने में आसानी होगी। तो जहाँ हम बैठे थे वो एक कच्ची ज़मीन जैसा था, इधर को कुर्सी पर राजन जी बैठे थे, इधर को। तो मैंने वो उनकी प्लेट खाने की हाथ में थी आई थी और अचानक उनके हाथ से जो चम्मच अभी शुरू भी नहीं किया था खाना, वो चम्मच नीचे गिर गई। राजन जी ऐसे करके झुके और वो चम्मच उठाई, अपने कुर्ते से साफ की, फूंक मारी और खाने लगे। तो मैंने कहा मैं दूसरी ला देता हूँ आपको चम्मच। तो कह रहे इसमें क्या हो गया है?
मैंने कहा अरे इसमें मिट्टी लग गई होगी, तो कहा कि मैंने साफ तो कर लिया। तो ये मेरे लिए बहुत अचरज की बात थी कि मतलब सामान्यतः शायद हम सभी अगर ऐसे चम्मच गिर जाए किसी सार्वजनिक जगह पर तो शायद हम उसे धोकर या दूसरी चम्मच लेंगे। उन्होंने इस तरह की कोई वो नहीं कि खाना खाते वक्त अगर आप कभी भी हंस में कहे जाते थे, जो लोग भी अगर लंच के समय चले गए तो रायन जी अपना खाने में से एक रोटी तो या कुछ और पकड़ा देते थे, खाओ साथ में। यानी मैंने शायद ही उन्हें कभी अकेले खाते हुए देखा। वो हमेशा कोई आ जाता था और वो उनके साथ उन्हीं की थाली में खा रहा होता था। तो ये उनके मतलब जिसे कहते हैं वो शुद्धतावादी उस तरह से बहुत राजन जी कभी नहीं रहे। युवाओं को लेकर एक मुझे उनकी बात याद आती है। एक सज्जन थे, नाम नहीं बताऊंगा, तो वो अक्सर हंस में आते थे। अब मैं भी उन दिनों बहुत युवा था तो जाया करता था। तो दोपहर में लगभग 3-4 बजे में 4 बजे पहुंच जाता था, 1-2 घंटे रुकता था, बातचीत करते रहते। तो मैं आते जाते लोगों को, क्योंकि वो हंस एक ऐसी जगह थी जहाँ पर तमाम लोग आते थे, साहित्य के, राजनीति के, दूसरे सांस्कृतिक नाट्यकर्मी तमाम लोग आते रहते थे। तो सबसे मिलना जुलना होता रहता था। वहीं संजय साय जी से मुलाकात हुई थी, दूरवा जी से मुलाकात हुई थी वहीं, और हमारे जो है जो कानपुर वाले प्रियमवद हैं उनसे मुलाकात हुई, गिरिराज किशोर जी से मुलाकात हुई, वहीं बंगाल के लेखकों से मुलाकात, बहुत सारे लोगों से वहीं मुलाकात होती थी। तो वो जब सज्जन आते थे और बैठ जाते थे, आते थे और बैठते थे, अपनी रचना दे देते थे। तो जब कई बार मैंने देख लिया तो मैंने एक दिन पूछा उनसे, मैंने कहा इनकी रचना आप क्यों नहीं छाप देते, इतनी बारी ये आपको चक्कर मार चुकी। तो उन्होंने बड़ा ही एक ऐसा जवाब दिया जिसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। राजन जी ने कहा कि एक बार बताओ, ये रिटायर हो चुके हैं साहब, पूरी जिंदगी इन्होंने नौकरी की और अब इन्होंने जो है नौकरी करने के बाद अब ये साहित्य में अपना टाइम पास करना चाहते हैं। मैं उस युवक को क्यों मौका ना दूं या उस युवती को क्यों ना मौका दूं जो अपना जीवन का वो हिस्सा जो जो बहुत सुनहरा है, जो इस समय किसी उसमें जा सकते हैं, वो साहित्य में लगा रहे हैं या आंदोलनों में लगा रहे हैं, मैं उसको मौका दूं कि इनको मौका दूं? ये रिटायरमेंट प्लान लेकर मेरे पास आते हैं। तो मैं तो एक बार को एक मतलब चकित रह गया कि क्या राजनीति कितना इस तरह की चीजों पर विचार करते थे कि किसको मौका दूं, किसको मौका ना दूं। तो ये एक युवा लोगों की जो भीड़ वहां इकट्ठी हुई, भीड़ इस मामले सकारात्मक अर्थ में एक 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 पूरे एकजुटता, एक वो हुई। और बहुत जुझारू किस्म के लेखक, ये बात सभी जानते हैं, राजन जी जो है मौका बहुत देते थे और इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। जब आप सार्वजनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपलब्ध होते हैं, उदार होते हैं, तो इसकी बहुत संभावना है कि दूसरा व्यक्ति अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर जाए। तो कई लोग उनके साथ बहस में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते थे, बदतमीजी की स्तर तक चले जाते थे। तो फिर उनको उनको भी सहना पड़ता था। रायन जी आलोचना में कभी पीछे, मतलब उस तरह का उनके अंदर एक एक स्पेस था, डेमोक्रेटिक स्पेस वो देते थे। हालांकि बदतमीजी को पसंद नहीं करते थे और फिर उसके बाद वो कर देते थे, लोगों को किनारे कर देते थे अगर उन्हें आगे से समझ रहे हैं, मगर रोकते किसी को नहीं थे हंस में आने से। तो ऐसे ही एक जो है जो मुझे जो उनके जो सोशल कमिटमेंट को लेकर मुझे जो बात याद आती है, चाहे युवा वर्ग रहा, चाहे और दूसरे वर्ग रहे, उनके अलावा एक चीज मुझे लगती है, मैंने एक बार राजन जी के बारे में लिखते हुए ये कह दिया था कि राजन जी सुकरात की तरह है। तो बहुत सारे लोगों को ये बात नागवार गुजरी थी और लोगों ने माना था कि मतलब चापलूसी है ये एक तरह की राजेंद्र जी की। जाहिर है कि जब आप अपनी भावना
किसी के लिए व्यक्त करते हैं, तो आपको ये बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि दूसरे लोग उसको किसी भी अर्थ में ले सकते हैं। आप इसको बांध नहीं सकते कि आपने जिस भावना से उसको कहा है उसी भावना से वो उसको लेंगे भी। तो आपको इसके लिए तैयार रहना होता है कि ये विस्तार में कहीं भी जा सकती है बात। सुकरात जब मैंने उन्हें कहा था तो उस वक्त को चीजें पढ़ रहा था और सुकरात के बारे में कुछ चीजें पढ़ रहा था, और सुकरात के बारे में एक चीज बहुत मुझे अपीलिंग और मेस्मराइजिंग, मंत्रमुग्ध करने वाली लगी कि सुकरात सिर्फ एक रिश्ता जानते थे और वो था मित्रता का रिश्ता, दोस्ती। वो अपने से कम उम्र के लोगों को भी ये कहते थे कि जो ग्रीस का वो था एक, मतलब कहना चाहिए इतना बड़ा दार्शनिक, वो ये कहता था मेरा नाम लिया करो, अपने से बहुत छोटे लोगों को भी। जैसे हमारे यहाँ जी लगा देते हैं तो वहां भी कुछ ऐसा होगा, मगर वो कहते थे कि मुझे तुम मेरे नाम लेकर बुलाया करो, आदरपूर्ण उससे मत बुलाओ, इससे दूरी पैदा होती है। जब मैं शुरू में गया तो जब मैं सर बोलता था तो उन्होंने मुझे 2 बार टोका। उन्होंने कहा कि अजय, मुझे सर मत बोला करो, राजेंद्र जी बोलो। तो मुझसे बोला नहीं जाता था, इतने बड़े थे तो, मगर बाकी लोग, मैं देखता था कि सभी लोग राजेंद्र जी बोलते थे, मगर मुझसे नहीं बोला गया। तो फिर उन्होंने दोबारा टोका, फिर भी जब मैंने नहीं माना तो उन्होंने फिर बोलना छोड़ दिया। और वो एक ही रिश्ता जानते थे, इसलिए कह रहा हूँ सुकरात की तरह कि वो था मित्रता का। राजेंद्र जी को मैंने पहले ही माफी मांग ली है इस बात के लिए कि कोई इस बात से आहत ना हो। राजेंद्र जी पारिवारिक व्यक्ति नहीं थे। उनको परिवार की बातें भी नहीं करना आती थी, और जब वो परिवारों में जाते थे तो बहुत असहज महसूस करते थे। वो सिर्फ उन परिवारों में जा सकते थे जो लिटरेरी थे। कहना चाहिए कि राजेंद्र जी आपाद मस्तक, पांव से की अंगुली से लेकर और सर तक, मस्तक तक, वो साहित्यिक व्यक्ति थे। उनके जीवन में सिर्फ साहित्य था, राजनीति भी नहीं थी जो एक एक्टिव पॉलिटिक्स। वो सिर्फ इतनी थी जो उनके साहित्य के काम की थी, जितनी उनको संप्रेषित करनी होती थी। तो राजेंद्र जी परिवार की उस संरचना में शायद खुद को जानते थे, वो अच्छे से मिसफिट हैं, और इसीलिए वो हमेशा अपने संपादकियों में परिवार की संस्था का विरोध भी करते रहे और उसकी जरूरत, जो गैर जरूरत है, उसके बारे में भी बात करते रहे। उन्होंने व्यक्ति की आजादी की बात की अपनी रचनाओं में, व्यक्ति की आजादी। तो जैसे उनका उपन्यास ही अगर आप लें, उखड़े हुए लोग, तो शरद और जया जो है वो विवाह नहीं करते, लिविंग रिलेशनशिप पर पहला उपन्यास है उस समय में। मुझे लगता है कि 55 के आसपास रहा होगा या 52 के आसपास रहा होगा उखड़े हुए लोग। उस समय उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप की बात की थी, और वो शायद ये मानते थे कि विवाह एक ऐसी संस्था है जो दोनों के व्यक्तित्व को क्रश कर देती है, कुचल देती है। क्योंकि अगर और आमतौर पर ऐसा होता है, ऐसा राजेंद्र जी कहते थे। तो इसलिए उनका ये विश्वास भी नहीं था कि इसमें कोई पति या पत्नी कोई इस तरह का सुख या मतलब एक सुविधा महसूस करते हैं। तो इस सब को ही लेकर शायद उन्होंने इतनी कहानियां, जो चाहे वो शक पर रही हो, चाहे वो दूसरी चीजों पर रही हो, उन्होंने इतनी कहानियां उस समय में लिखी थी अपनी युवावस्था में। तो क्योंकि वो थे नहीं उस, कई बार क्या होता है, जब तक आमतौर पर लोग जो होते हैं, ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग 25-30 साल, 28 साल, 30 साल तक के हो जाते हैं, मगर अपने को नहीं पहचान पाते कि वास्तव में वो क्या है, वो खुद क्या है। उनकी अपनी जो मानसिक जरूरतें हैं, या उनकी जो शख्सियत है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी अंतर संरचना है, वो क्या है। राजेंद्र जी ऐसे नहीं थे। राजेंद्र जी पहले दिन से शायद
अपने बहुत कम उम्र में, जिस वक्त अगर आप मनु जी की आत्मकथा पढ़ें, या जो एक कहानी यह भी मनु भंडारी जी की आत्मकथा पढ़ें, या आप राजेंद्र जी की जो एक मेमोयर जैसा है या आत्मकथात्मक संस्मरण है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, तो आप दोनों को पढ़ें, और आप दोनों का जब आप वो करेंगे तो विवाह का जो बिंदु आता है, जब मनु जी के साथ उनके विवाह का वो मामला चल रहा है, वो राजेंद्र जी उस वक्त तक जो उर्दू का शब्द है पशुपेश में है, आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब तय नहीं कर पा रहे हैं कि विवाह करना है कि नहीं करना है। और मनु जी इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि विवाह करना है, मगर राजेंद्र जी जो है तरह तरह के बहाने भी बना रहे हैं, और लगभग दोनों ने अलग अलग ढंग से लिखा है कि किसी तरह राजेंद्र जी को घेर घार कर आखिर में इस बात के लिए राजी कर लिया गया। तो ठीक है, राजेंद्र जी के मन में कुछ तो रहा होगा, मगर राजेंद्र जी खुद को जानते थे कि इसलिए वो शायद मैं आकलन कर पाता हूँ, हमें से ज्यादातर लोग इस चीज को बहुत बाद में समझते हैं कि हमें किन चीजों की जरूरत है जीवन में और किन चीजों की नहीं है। राजेंद्र जी बहुत सजग व्यक्ति थे इस पूरे प्रसंग में भी। उन्होंने चाहे विवाह का मुद्दा हो, उन्होंने उस तरह की चीजों को उस वक्त सोचा था। तो जब वो पारिवारिक व्यक्ति नहीं थे, तो जब एक व्यक्ति जो कि पारिवारिक नहीं है और वो जानता है कि वो पारिवारिक नहीं है, और वो परिवार की संरचना में आ जाए, या कहना चाहिए दुष्चक्र में आ जाए, तो वो बहुत फंसा सा महसूस करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों की बात कर रहा हूं। तो राजेंद्र जी जो सहजता मित्रों के साथ, साहित्यिक मित्रों के साथ, तरह तरह के मित्र थे, आप हैरान हो जाएंगे। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, उससे आपको उनके उसका पता लगेगा। राजेंद्र जी को एक कुछ परेशानी थी, उसके लिए हमें एम्स जाना पड़ता था। तो मैं और किशन तो गाड़ी लगा देता था वहाँ दूर पार्किंग थी, वहां से मैं ही जाता था साथ में लेकर। तो राजेंद्र जी इतनी दूर चल नहीं पाते थे, तो मैं उनके साथ रहता था। तो जब डॉक्टर, क्योंकि पहले से तब तय होता था डॉक्टर के पास, तो फिर भी हमें थोड़ा बहुत, आप जानते हैं एम्स में चाहे कितनी भी जान पहचान होती है, थोड़ा समय लगता है वहाँ। तो हम लोग बैठे रहते थे, तो मैं साथ में बैठा रहता था। तो राजेंद्र जी वहां बैठे हुए अनजान व्यक्ति से, जो पता नहीं कौन है, उससे ऐसे बात करने लगे 5 मिनट के अंदर अंदर। मैं हैरान था, बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये कि क्या बातें कर रहे हैं इतना घुट घुट कर इस आदमी से। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखा लिया और बाहर लाए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आदमी कौन था। मैंने सोचा क्या पता कोई परिचित नहीं कराया। कह रहे मुझे क्या पता कौन था। तो मैंने, आप उससे क्या बात कर रहे थे। अरे बस ऐसे ही बात कर रहा था, हॉस्पिटल के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में, तेरे बच्चे कितने, ये पूछ लिया, और क्या काम करता है। तो मैंने कहा आपके पास 10 मिनट का टाइम था, उसमें भी आपने उस आदमी के साथ, मतलब वो तरह तरह की बातें लोगों से करते थे। और वही व्यक्ति जब परिवार में बैठता था, उन्होंने लिखा है कि मैं तय नहीं कर पाता कि मैं क्या बातें करूं, वो चुप हो जाते थे। तो ये एक, मुझे लगता है कि ये एक उनकी एक ऐसी, उनके व्यक्तित्व की एक ऐसी विशेषता है जिससे हमें कम से कम हमारे युवाओं को ये सीखना चाहिए कि हम अपने को विश्लेषित करें, आत्म विश्लेषण जरूर करें कि हम, अब वो समय नहीं है जो 1950 का या 2002 का या 5 का या 98 का या 90 के बाद का जो भी समय है। अब 2021 चल रहा है। आज युवा वर्ग बहुत आंदोलित है, बहुत अपनी चीजों में बहुत स्पष्ट है। तो जो है उसको सबसे पहले जो करना चाहिए वो आत्मविश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ये एक साहित्यिक कार्यक्रम है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, और ये मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं कह रहा हूँ, ऐसे व्यक्तियों से नहीं कह रहा हूँ
या युवाओं से, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जुड़े हुए सारे शोधार्थी हैं, और भी लोग होंगे, मैं नहीं जानता कि कौन कौन इस कार्यक्रम को देख रहा है। मैं आप लोगों से ये जरूर कहूंगा कि आत्मविश्लेषण करें कि आपको जीवन में क्या चाहिए और आप किस चीज के लिए बने हैं। जैसे ही आप ये तय करते हैं, अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं, आपका जीवन बहुत आसान और तनाव रहित हो जाता है, या होने लगता है। तनाव ऐसा नहीं होगा कि बहुत तनाव नहीं रहेंगे, समाज है तो कुछ चीजें आती रहेंगी, मगर बहुत बड़ी जो समस्याएं जो हमारे जीवन की हैं वो खत्म हो जाती हैं उससे, क्योंकि तब आप वो जीने लगते हैं वास्तव में जो आप जीना चाहते हैं। और जैसे ही आप आत्म को, सेल्फ को डिस्कवर करते हैं, अपने को डिस्कवर करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसका अन्वेषण कर लेते हैं, आप आपको शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, मगर आपको एक दृष्टा के भाव में जाने लगते हैं तब। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद राजेंद्र जी को देखा मैंने ऐसा करते हुए, या जीवन में जितने भी समय मुझे मिला उनके साथ, और मुझे काफी समय मिला उनको जानने का। मैंने अभी आज सुबह ही संयोग से, कभी कभी ऐसे संयोग घटित होते हैं कि आज सुबह ही ऐसे ही मैं फेसबुक पलट रहा था, तो वही पोस्ट जो 2015 में मैंने कभी लगाई थी, असल में हुआ ये था कि राजेंद्र जी की के निधन से मैं बहुत समय तक विचलित रहा। और होता ये था कि मुझसे उनके ऊपर ना तो लिखा जाता था ना बोला जाता था, बोल तो सकता ही नहीं था मैं कई सालों तक। मतलब 13 में डेथ हुई, जब 15 की, ये 2015 की ये वो है, तो उसमें भी मैंने यही लिखा है कि राजेंद्र जी के बारे में जब मैं कुछ एक बात याद करने लगता हूँ तो स्मृतियों का एक रेला, एक सैलाब सा जो है आता है। और जब सैलाब आता है तो आप एक स्मृति चुन नहीं पाते कि हमें ये बतानी है। तो हो सकता है कि जो मेरा ये वक्तव्य है इसमें भी बहुत सारी चीजें, एक चीज में शुरू कर रहा हूँगा, फिर वो दूसरी चीज शुरू हो गई होगी, इसकी बहुत संभावना है। मगर मुझे लगता है कि ये उससे ज्यादा सुव्यवस्थित होगा जो आज से 5-6 साल पहले अगर आप मुझसे बात करते और मैं इस तरह उनके बारे में सिलसिलेवार कुछ बातें बता पाता। तो जैसे मैंने शुरुआत ये की कि मैं उनसे कैसे मिला, तो मैं वहां छोड़ गया, तो दूसरी बातें आ गई। तो ये इसलिए क्योंकि मैं चाह रहा था कि हमारे जो शोधार्थी हैं, हम जो कल को आगे आएंगे, वो उनके जीवन से कुछ ऐसी बातें सीखें जो आमतौर पर साहित्य से अलग है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं पढ़ता हूँ कि वो ये कहते हैं कि साहित्यकारों से मिलना बेकार है, उनसे, उनकी रचनाओं से ही संबंध रखिए। जब आप उनके पास जाते हैं तो वो बहुत वो सामान्य व्यक्ति या औसत व्यक्ति होते हैं, या क्षुद्र भी कह देते हैं लोग, क्षुद्र होते हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कभी कभी अपने मित्रों से कि आप लोग ये मान के कैसे चलते हैं कि सारे के सारे जो है एक ही नाप के लोग होंगे। आपने, अगर आपका अनुभव किसी के साथ खराब था तो आपने सबको खराब कर दिया, अगर आपका अनुभव एक के साथ अच्छा था आपने सबको अच्छा कर दिया। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शोधार्थियों को जो चाहिए एक ऐसी दृष्टि विकसित करे जो तुलनात्मक भी हो, समावेशी भी हो, और मनोविश्लेषणात्मक भी हो। इसलिए राजेंद्र जी के जीवन के मैंने जो सारे पक्ष चुने थे बात करने के लिए, वो ये है जिसमें राजेंद्र जी का राजेंद्र जी होना क्या है असल में। ये एक बात मुझे हो सकता है कि मेरी बात से, मैंने जैसा कि मैं कह रहा हूँ, इत्तेफाक ना रखें आप, मगर मुझे कहीं ना कहीं उनकी एक कहानी, उसका बाद जिक्र करूंगा। उन जो राजेंद्र जी जब 1950 के आसपास जब लिख रहे थे, मैं ऐसा मान नहीं पाता हूँ, सारी चीजों के बाद, साहित्य की सारी प्रगतिशीलता के बावजूद, कि राजेंद्र जी एकमात्र व्यक्ति हैं जो यादव समुदाय से संबंध रखते हैं और आजादी के बाद वो पूरे उस सीन में दिखते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनको कभी इस तरह के
अनुभव ना हुए हैं, जिनसे उनको जाति के आधार पर पीड़ा महसूस, या मतलब कुछ लोगों ने, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोगों ने, कुछ लोग हमेशा समाज में इस तरह के रहते हैं, तो वो दंश उनके मन में जरूर रहे होंगे। और शायद ये एक समय आने के बाद जो है वो सोशल कमिटमेंट के रूप में ये बहुत बड़े फलक पर, क्योंकि ये कोई उन्होंने इसे व्यक्तिगत कुंठा नहीं बनाया, उन्होंने एक सामाजिक यथार्थ, सामाजिक विद्रूपता के रूप में इसको अपने संपादकियों के माध्यम से उठाया। और ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी मतलब मैं इस बात की मैं तस्दीक करता हूँ, मतलब पुष्टि करता हूँ, यादव होने की वजह से किसी को वो प्रेम नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई यादव है तो उसको वो अतिरिक्त प्रेम करते थे ना, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मैंने कहा वो बिल्कुल जातिवादी, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये फला जाति का है, ये फला जाति की है, या फला जाति का, ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चाहे किसी भी जाति के हैं, उनके साथ वैसे ही बैठते थे वो। और हाँ, कमिटमेंट के मामले में उनको इससे फर्क पड़ता था कि मुझे किसके साथ खड़ा होना है। उनकी एक किताब का नाम जो कि बहुत बहुत चर्चित है, एक दुनिया समानांतर, तो सभी लोग, आप लोग परिचित होंगे उससे। उसमें एक कहानी, पौराणिक कहानी का जिक्र उन्होंने किया है, आप सभी शायद ज्यादातर मित्रों ने पढ़ी होगी। ऐसा माना जाता है कि त्रिशंकु नाम का एक राजा था, और वो, उसकी एक इच्छा थी कि मैं सशरीर स्वर्ग में जाऊं। वो कहानी है, कहानी की तरह सुन लीजिए, उसका बाकी जो संदेश है वो सामने आएगा। तो वो उस समय जो ऋषि थे, वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि थे, तो वो वशिष्ठ जी के पास गया राजा, और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। वशिष्ठ ने मना कर दिया कि ये संभव नहीं है। अच्छा, एक और भी बात मानी जाती थी कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में एक थोड़ी तरह की प्रतिद्वंदता थी। कहा जाता है कि उनकी तरफ से थी, विश्वामित्र की तरफ से थी। तो जब वो विश्वामित्र के पास गए तो विश्वामित्र ने उन्हें कहा कि सारी बात पता लगी होगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें जो है सशरीर वो स्वर्ग भेजता हूँ। अब कहते हैं उन्होंने तपस्या से जो है वो उसको उठाना शुरू किया। अब इसके बहुत सारे, मैं बार बार कहता हूँ कि मिथकीय जो हमारे जितनी भी घटनाएं होती हैं, उनके बहुत सारे शेड्स होते हैं मीनिंग के। अगर आप उसमें से निकालना शुरू करेंगे तो तरह तरह के अर्थ निकल सकते हैं। तो अपनी तपस्या भी अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। त्रिशंकु को उठाना भी, स्वर्ग का होना भी, इंद्र का, अब वो जब वो उठने लगा तो इंद्र विचलित हो गया। उसने देखा कि तो शरीर आ रहा है, और ये नियम के विरुद्ध है, मृत्यु के बाद ही कोई व्यक्ति आ सकता था। तो जब कहते हैं कि वो दरवाजे तक पहुंचे स्वर्ग के उनकी शक्ति से, तो इंद्र ने आकर उन्हें धक्का दे दिया त्रिशंकु को, और त्रिशंकु नीचे गिरने लगे। जब नीचे गिरने लगे तो उन्होंने, विश्वामित्र ने कहा कि त्रिशंकु तू वहीं ठहर जा, मैं तेरे लिए एक स्वर्ग का निर्माण वहीं करूंगा। ये एक कुलीन सत्ता के बरक्स एक दूसरी सत्ता का, प्रति संसार का निर्माण था जो विश्वामित्र कर रहे थे। रचनाकार राजेंद्र जी ने हंस के माध्यम से इन हाशिए की आवाजों के लिए एक प्रति संसार की रचना की, एक नए स्वर्ग की रचना की, जो उस जिनको अब तक स्वीकार नहीं किया जा रहा था, आदिवासियों को, दलितों को, स्त्रियों को, बड़ी भारी संख्या में। आज जो इतने यूनिवर्सिटीज और उसमें जो काम चल रहा है विमेन डिस्कोर्सेस पर और दलित डिस्कोर्सेस पर, साहित्य पर, ये बहुत बड़ा योगदान इसमें मैंने कहना चाहिए हंस का है, राजेंद्र जी का है, उनकी दूरदर्शिता का है, उनके सोशल कमिटमेंट का है। स्त्रियों के जो कि आप देखें इस समय, आप हैरान होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियां लिख रही हैं कि कभी कभी हैरानी होती है कि मतलब, और बहुत लिख रही हैं, अच्छा लिख रही हैं, बहुत लिख रही हैं, मगर पुरुषों की संख्या कम है और स्त्रियों की संख्या
बहुत बहुत ज़्यादा है, तो उनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें एक बड़ा योगदान हंस का रहा है। तो और कोई बात मुझे याद आएगी उनसे जुड़ी हुई, जैसे मैंने उनके बीमारी के क्षणों की बात की, एक घटना और याद आ रही है, वो इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, युवा लोग हैं आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनके घुटने का जब ऑपरेशन हुआ तो उनका घुटना बदला गया था। तो वो नोएडा में एक हॉस्पिटल था, बड़ा हॉस्पिटल, उसमें जब घुटना बदल दिया गया तो रोज फिजियोथेरेपिस्ट आता था, तो उनकी एक्सरसाइज करता था। तो चला गया जब वो थोड़ी देर बाद, तो वो बैठे, एक दिन मैं पहुंचा तो देखा वो जो है घुटने की एक्सरसाइज करते थे जाते थे और हा 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 हंसते जाते थे। तो मैं देखता रहा उनकी शक्ल, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं। एक बार ही हंसे, फिर दोबारा पैर ऊपर किया, फिर हा 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 हंसते थे। तो मैं चुपचाप, पहले जब उन्होंने कर लिया तो फिर मैं, जब उनकी एक्सरसाइज पूरी हो गई तो मैंने पूछा, मैंने सर ये आप हंस क्यों रहे थे बीच बीच में? तो बोले यार बहुत जोर की दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा दर्द का हंसने से क्या संबंध है? तो कहा कि हाँ, दर्द का दो ही चीजों से संबंध है, या तो रोओगे या हंसोगे। तो मैंने हंसना चुन लिया। मैं एकदम अवाक रह गया कि क्या जीवन के प्रति राजेंद्र जी का क्या दृष्टिकोण है। और ये बात सच है, आपका ध्यान नहीं गया, बस मेरा भी नहीं गया था, कि हम कभी दर्द होता है, दुख होता है, तो हम दो ही चीज कर सकते हैं, या तो रो सकते हैं जो कि सब लोग करते हैं, और या फिर हंसिए, क्योंकि दोनों ही स्थिति में दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आपका ध्यान उससे हट जाता है। तो वो अपना ध्यान हंसी से हटा रहे थे बजाय रोने लगे। तो ये एक राजेंद्र जी के जीवन की मुझे बहुत ही प्रेरक घटना लगती है कि किस तरह के मतलब व्यक्ति थे, इतने मजबूत। और भी बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। मैंने कहा ना कि अभी बात कर रहा था और अभी बात करते करते वो जो दूसरी घटना थी वो दिमाग से निकल गई। खैर कोई बात नहीं, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और रोचक संस्मरण सर आपने सुनाया। हाँ, कुछ प्रश्न हाँ भी हैं जो बिल्कुल। पूछा जाएगा, और कुछ दर्शकों के भी प्रश्न आए हुए हैं, वो भी पूछा अच्छा जाएगा। अच्छा। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो आजादी की बात करता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपाद मस्तक साहित्यिक हो, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने नई कहानी आंदोलन को मुख्य धारा में ला करके खड़ा कर दिया। एक आंदोलन मुख्य जिन्होंने नेतृत्वकारी भूमिका अदा की, उसमें त्रयी नाम है, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। इसी त्रयी ने नई कहानी आंदोलन को मुकाम दिया है। तो प्रश्न ये है सर कि कहानी से ही हम शुरुआत करते हैं, और प्रश्न ये आता है कि नई कहानी आंदोलन के सूत्रधार के रूप में राजेंद्र यादव को हम कैसे याद करें, और उनकी वजह से ही कहानी मुख्य धारा की विषय कैसे बन गई। तो ये दो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कहानी से जुड़े हुए हैं कि हालांकि उनकी वजह से बहुत एकेडमिक प्रश्न है, और विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें देखिए, इसमें इन तीनों की बराबर भूमिका रही, और कमलेश्वर जी ने तो एक किताब ही लिखी थी नई कहानी की भूमिका नाम से, उसको भी हमें याद रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज कि राजेंद्र जी ने कोई नौकरी नहीं की थी, तो वो पूरी तरह से साहित्य के लिए ही समर्पित रहते थे। बाकी मोहन राकेश ने भी नौकरी की थी, कुछ समय की हो मगर की थी। और कमलेश्वर जी ने तो बहुत तरह के काम किए, तो चाहे वो फिल्म में राइटिंग से लेकर हो या दूसरी चीजें। तो राजेंद्र जी अपना 100% जो है लिटरेचर को देते थे पूरा। तो अब जब वो कहानियां जो आजादी के बाद की कहानियां हैं, उसको अगर आप देखें तो एक जो उसमें एक बदलाव, बड़ा बदलाव जो है वो है जिसे हम विभाजन वाली रेखा कहते हैं। मैं एक अध्यापक की तरह कह रहा हूँ।
एक विभाजन वाली जो रेखा कहते हैं वो है भारत का दो हिस्सों में कुछ हिस्सा दूसरी जगह दूसरे देश के रूप में इमर्ज हुआ, पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने आता है। तो इसका ये सिर्फ भौगोलिक बंटवारा नहीं था, बहुत सारी चीजों को बंटवारा हुआ, बहुत सारी चीजें परेशानियों के कारण बने, जिसका मैंने बताया कि उनकी जो कहानी है, दो कहानियां, परमात्मा का कुत्ता और मलबे का मालिक, मोहन राकेश की जो कहानी है, तो या भीष्म साहनी की एक कहानी अमृतसर आ गया, और मतलब ऐसी तमाम चीजें, या कृष्णा सोबती की एक कहानी सिक्का बदल गया। तो एक ऐसी ये एक ऐसी लाइन है जिसके बाद भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक चीजें बदलने लगी। जो लोग शरणार्थी के रूप में भारत में आए, जो कि पहले भी भारत के ही बाशिंदे थे, नागरिक थे, मगर जब वो हिंदू लोग थे, ज्यादातर भारत आए, उन्होंने आकर यहाँ पर, क्योंकि पढ़े लिखे समाज से आते थे ज्यादातर लोग, व्यापारी वर्ग था, उन लोगों की उनके अंदर बहुत सूझबूझ थी और बहुत मेहनत करने वाले लोग थे। उन्होंने इन शहरों में, मेरी स्थापना से आप असहमत हो सकते हैं, मगर शहरों को, इन उत्तर भारत के शहरों को जो शहर बनाने में बहुत बड़ी जो भूमिका है वो इन शरणार्थी समाज के लोगों की थी, जो रेफ्यूजी लोग, जिन्हें क्या कहेंगे आप, पंजाबी या सिंधी या मुल्तानी, इधर इन इलाकों से जो लोग आए थे, उन्होंने इनको नहीं तो ये बहुत ही आज आप देखते हैं ना उसका प्रभाव, मैंने तो अपने उपन्यास में भी लिखा है, आज आप देखते हैं ना, आप उसका दो चीजों पर आप उसका प्रभाव बहुत स्पष्ट देख सकते हैं आज भी क्या मतलब, मैं तो 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। पंजाबी खाना है और पंजाबी ही गाना है जो हर वक्त बजता है, हर वक्त सुना जाता है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कहीं और दूसरे कार्यक्रम हो रहे हो, आप खाना खाने जाते हैं, आपको छोले चावल नान यही मिलता है। यानी जो भारत के जो परंपरागत उत्तर भारत के खाने थे वो गायब हो गए धीरे धीरे। अब वही खाना है मुख्य रूप से जो उनके साथ आया है। तो ये सारी चीजें इन्होंने, जो पंजाबी लोग, और जिन्हें मैं सुविधा के लिए पंजाबी कह रहा हूँ, शरणार्थी कहना मुझे थोड़ा सा खराब लगता है, क्या अपने ही देश में क्या शरणार्थी, तो मगर इसकी एक वो हुई कि इससे बदलाव आया, दिल्ली में भी बदलाव आया और बाकी जगहों में बदलाव आया। ये जो समाज था, इनमें महिलाएं भी ज्यादा स्वतंत्र थी, नौकरियां कर रही थी। अगर आप उस समय के सिनेमा को देखें तो उसमें भी आपको ये फर्क दिखाई देगा। राजेंद्र जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से उस बदलते हुए वक्त को पकड़ लिया, और शायद यही वजह थी कि जो स्त्री, जिसको वो बाद में कहते थे कि स्त्री पुरुष जो से ही समाज बनता है, यानी परिवार से ही समाज बनता है, मैं उसकी परेशानियों को लिख रहा था। असल में नए अर्थों में स्त्री पुरुष के संबंध परिभाषित हो रहे थे उस समय। मध्य वर्ग के एक बहुत बड़ा हिस्सा तो हमारे देश में मध्य वर्ग में था ही नहीं, मतलब उच्च वर्ग में भी नहीं था, मध्य वर्ग भी बहुत छोटा सा था जो था, उसके बीच की बात कर रहा हूँ। तो राजेंद्र जी थे तो मूलतः मध्यवर्गीय समाज के लेखक, मगर उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से जो परिवार की व्यवस्था है उसको बहुत, जिसे कहते हैं, निर्ममता से उन्होंने रेशा रेशा उसका खोला है, और ये बताने की कोशिश की, जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, इन दो लोगों के बीच के संबंधों को, पारस्परिक संबंध को, आपसी संबंध को, तब तक कोई भी समाज जो होगा, जो बनेगा, वो समाज अगर ये संबंध ठीक नहीं है तो वो समाज भी ठीक नहीं बन सकता। ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, योगदान था राजेंद्र जी का, कमलेश्वर जी का और मोहन राकेश का। मैं इन तीनों का नाम लेता हूँ। मनु जी ने भी लिखा, और कृष्णा सोबती ने भी लिखा, मगर जो
एक गहराई मुझे राजेंद्र जी के यहाँ दिखती है, कला की और भाषा की और वस्तु को समझने की। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें, अगर आपको कभी मौका मिले, आप 3 लोगों की, राजेंद्र की, मोहन राकेश की कहानियों की और कमलेश्वर जी की कहानियों की, आप ना चाहे रखना चाहें तो निर्मल वर्मा को भी रख लीजिए। जैसे अमरकांत एक कस्बे के लेखक हैं, उनके यहाँ बस उसके आगे कुछ नहीं आता। भीष्म साहनी एक बड़े, जिनके पास बहुत वैरायटी है, मगर उनकी वो एक लंबे समय तक रूप में रहने की वजह से भी सीन से बाहर हो गए। मगर ये जो 3 लोग हैं, इनके अंदर अगर आप 3-4 लोग हैं, इनकी अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो डेप्थ, जो गहराई, जो विविधता और मनोविश्लेषण जो राजेंद्र जी के यहाँ पर कहानियों में मिलता है, वैसा उन किसी रचनाकार के पास नहीं है। मगर मैं फिर उस बात पे आता हूँ, मगर जिस चीज को हम आज रेखांकित कर सकते हैं और उस समय नहीं करते थे, राजेंद्र जी जाने अनजाने भारतीय जो यथार्थ है जाति व्यवस्था का, उससे कहीं ना कहीं एक तरह से उसके शिकार थे। उनका मूल्यांकन उस तरह से कथाकार के रूप में और उपन्यासकार के रूप में उस ढंग से नहीं हुआ जिस तरह बाद में उन्होंने एक प्रतिसंसार रचकर जो है हासिल किया, वो फिर उन्हें हासिल करना पड़ा। और इसमें जो उन समुदायों का बड़ा योगदान है जिनके लिए वो लड़े, तो ये राजेंद्र जी की मैं समझता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट बात है। कथेतर के लेखक के रूप में उन्होंने संस्मरण लिखे और अद्भुत काम किया। ना ही उन्होंने लिखा बल्कि उन्होंने लिखवाया भी लोगों से काफी। उपन्यासकार के रूप में राजेंद्र यादव को याद करना बेहद जरूरी है। और उनका जो पहला उपन्यास था सारा आकाश, जिसे आलोचकों ने काफी गंभीर रूप से लिया, राजकमल प्रकाशन से छपा और लगभग 10 लाख प्रतियां एक पुस्तक की बिक जा रही है। यह अपने आप में ही मायने रखता है कि जब 1951 में प्रेत बोलते हैं के नाम से यह उपन्यास छपी थी, तो बाद में यही उपन्यास 1959 में सारा आकाश के नाम से छपी। इस उपन्यास में 9 साल तक शादी के शुरुआती दौर में एक दंपति जो है बातचीत तक नहीं करते हैं। एक लेखक, ऐसा लेखक जो अपने पात्र को शादी के बाद 9 साल तक बात नहीं करवाता है, मतलब यह एक बेहतरीन उपन्यास में से माना जाता है। और इसे 1969 में बासु चटर्जी जी ने एक सारा आकाश के नाम से फिल्म भी बनाई। मेरे पास यह किताब है सारा आकाश, राजेंद्र यादव जी की, जिसके हम पलटते हैं जब इसे, सारा आकाश है ये रहा। तो जब इसको हम इसके पीछे में बैक कवर पे लिखा हुआ है कि सारा आकाश एक कृति के रूप में आजाद भारत की युवा पीढ़ी के वर्तमान की त्रासदी और भविष्य का नक्शा है। आश्वासन तो यह है कि विद्या अलंकार जी ने लिखा था जी, इस पे लिखा हुआ है सर जी। क्या नाम है? इस पे नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन पीछे में लिखा हुआ है, ये जो है इसमें लिखा हुआ है कि आश्वासन तो यह है कि संपूर्ण दुनिया और सारा आकाश तुम्हारे सामने खुला है, सिर्फ तुम्हारी भीतर इसे जीतने और नापने का संकल्प हो, हाथ पैरों में शक्ति हो। नहीं, मगर इसमें ये सब फ्लैप राइटिंग को छोड़कर मैं दूसरी बात करता हूँ, जो आपने पहले कही कि कोई व्यक्ति 9 साल तक परिवार में पति पत्नी है, वही प्रश्न। ये मैं ये कहता हूँ, इसमें देखिए कथा युक्ति होती है, टेक्निक्स होती हैं। तो आप जब किसी बात को कह रहे हैं कहानी में, तो कई बार बहुत उसको बढ़ा चढ़ाकर कहना पड़ता है। तो 9 साल एक दूसरे से न बोलने का अर्थ जो है, ये नहीं है कि उन्होंने एक दूसरे से बातचीत ही नहीं की होगी। 9 साल न बोलने का मतलब है कि 9 साल तक उन 2 लोगों के बीच में एक ही छत के नीचे रहते हुए कोई संबंध नहीं बने, या ऐसे संबंध बने जिन्हें हम
संबंध ना बनना कहें। आप तो 9 साल की बात कर रहे हैं, लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है पति पत्नी के और संबंध नहीं बन पाते हैं। मगर उनके बच्चे भी हैं, उनके सब परिवार भी चल रहे हैं और उनके जीवन में आपस में दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं है। संवाद का मतलब सिर्फ बाह्य संवाद नहीं होता, संवाद का मतलब आंतरिक संवाद है। अब ये भारतीय परिवार व्यवस्था उस वक्त ऐसी थी, बाद में भी काफी समय तक ऐसी रही, जिसमें व्यक्ति की आजादी नहीं होती थी। ना तो स्त्री को ये आजादी थी कि वो अपने लिए चुनाव कर सके, ना पुरुष के लिए आजादी थी। बड़े पैमाने की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 1-2 लोग ऐसा कर लेते थे या 50 लोगों ने 30 करोड़ 40 करोड़ की जनसंख्या में अगर 100 लोगों ने किया था तो हम कहें नहीं साहब उस वक्त भी ऐसा होता था। ये तो कोई गिनती नहीं है। इतना तो बहुत कुछ हुआ होगा, इससे भी ज्यादा। मगर ये जो अबोला है, ये जो पति पत्नी के बीच का जो अबोला सारा आकाश में राजेंद्र जी ने दिखाया है, अबोलापन, ये अबोलापन एक प्रतीकात्मक है कि दोनों के बीच में विचारों का मेल नहीं है। कोई चीज ऐसी है, विचार तो बात छोड़ दीजिए, कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से दोनों के बीच में सहजता नहीं है, जिसे हम संबंध का बनना कहते हैं। मुझे जैसे उर्दू में जो शब्द है विवाह के लिए वो है शादी, और शादी का मतलब होता है, शाद शब्द का मतलब होता है खुशी, मतलब एक ऐसी रस्म जिसके बाद जीवन में प्रसन्नता हो। आपको हैरानी होगी कि जो सिख लोगों के यहाँ विवाह की जो परंपरा है उसका नाम है आनंद कारज, यानी एक ऐसा कार्य जिसके बाद दो मतलब यूनिट, दो अलग अलग यूनिट हैं, दो उनके बीच में प्रेम होगा। तो ये मुझे लगता है कि अगर ये मिस हो गया, शाद और आनंद दो लोगों के बीच से, तो फिर उसके बीच में तो मौन ही है, फिर तो अबोला ही है। 9 साल क्या, 20 साल रह लो, 25 साल रह लो, 30 साल रह लो, उसके बाद तो वो अबोला ही है। इस निरर्थकता को विवाह संस्था की, परिवार संस्था की इस कमी की तरफ इशारा उन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से किया था। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बिना वित्त पोषण के हंस को जीवित रखा उन्होंने, ऐसा सर आपने कहा था अपनी बातचीत में। बिना वित्त पोषण के ही उन्होंने हंस को जीवित रखा और आगे बढ़ाया। यह भी एक अहम योगदान है उनका संपादक के रूप में। आजादी के बाद 3 सबसे बड़े संपादक के रूप में अगर हम किसी को तो मेरा मानना है कि भैरव प्रसाद गुप्त जिन्होंने नई कहानी आंदोलन को आगे बढ़ाया, और रविंद्र कालिया जी, और तीसरा मैं नाम राजेंद्र यादव जी का ही लेना चाहूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मौलिक काम किया, लीक से हट करके काम किया। दलित और स्त्री लेखन के संदर्भ में हंस का बड़ा योगदान है। 90 से लेकर के और 2000 के बीच में अगर सही कहा जाए तो हंस ने अगर इन दोनों आंदोलनों को सहारा ना दिया होता तो ये दोनों आंदोलन आज इस मोड़ पे खड़े नहीं रहते, इस स्थान पर खड़े नहीं रहते जिस पे आज ये खड़े हैं। तो इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में तो मैं अपनी बातचीत में पहले ही कह चुका हूँ कि ये एक तरह की पारस्परिक पूरकता थी। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि राजेंद्र जी ने ऐसा किया और दलित साहित्य, स्त्री साहित्य और बाकी लोगों को, जो युवा वर्ग है, उन लोगों को जो एक तरह के एक बड़ा मंच मिला। मैं इसको पारस्परिक कहता हूँ। इसकी वजह से खुद राजेंद्र जी भी बने, इसकी वजह से ही अगर एक जो मूर्ति उनकी खड़ी हुई, जो प्रतिमा खड़ी हुई, जो सामाजिक प्रतिबद्धता की प्रतिमा खड़ी हुई, वो इन सब वॉइसेस को, इन सब आवाजों को अपने साथ शामिल करने से ही हंस बना। नहीं तो और जो भी पत्रिका का नाम लीजिए आप देख रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति थी उस समय भी।
तो बिल्कुल सर। बहुत बहुत तरह की बात करते हैं हम कमिटमेंट की, मगर आप माने या ना माने, भारत का जो सामाजिक यथार्थ है वो वर्ग नहीं है, वो वर्ण है, जाति है। तो चाहे वर्ग की कितनी ही बात कर लीजिए, समाज में तो जैसे ही वो चीज उतरेगी तो भारत का जो सामाजिक यथार्थ है वो हमारे सामने आ जाता है। उसमें चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, उनके विभाजन हो जाते हैं, युवाओं के विभाजन हो जाते हैं, साहित्य का विभाजन हो जाता है। तो हम उस चीज को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? उसको इग्नोर करने का मतलब आपने अपने ही समाज के यथार्थ से आंख फेर ली और दूसरे एक विदेशी यथार्थ की आप बात कर रहे हैं। विदेशी यथार्थ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूरोप का जो समाज था वो वर्ग में बटा हुआ था, तो वहां वो सही है। मगर भारत में ये इसलिए सही नहीं है कि पहले भारत में वर्गीय यथार्थ हुआ था, पहले वर्गों में बटा हुआ समाज तो होता। आप देखिए कि जो मध्य वर्ग का ही उदय जो भारत में होता है वो 1980-70 के बाद दिखाई देने लगता है। उससे पहले तो मध्य वर्ग ही नहीं दिखाई देता भारत में, एक बहुत छोटा सा मध्य वर्ग। और अगर आप मध्य वर्ग का भी विश्लेषण करेंगे तो 1970 से पहले का मध्य वर्ग वही है जो भारतीय समाज की जो जिन्हें हम जो उच्च जातियां कहते हैं, तो 3-4 जातियों से मिलकर भारत का मध्य वर्ग निर्मित होता था। बाकी तो समाज सारे गायब थे उस मध्य वर्ग में से, थे ही नहीं। बाकी सब कृषक कृषि समाज में थे और निम्न वर्ग में थे या अपने जातिगत पेशों में थे। तो उनका उनका उनसे कोई मध्य वर्ग बनता नहीं था। मध्य वर्ग का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि कंज्यूमर क्लास तैयार हो जाए। मध्य वर्ग का मतलब बहुत बड़ा है। कंज्यूमर क्लास का तैयार होना तो बहुत सारे लोग हैं जो कंज्यूमर हैं मगर उस क्लास को बिलोंग नहीं करते, जो जो किसी भी देश को दिशा और उसकी उसके स्वरूप की निर्मिति करता है, उसकी उसको उसको बनाने में योगदान करता है। कंज्यूमर होना एक बहुत छोटी सी चीज है। कंज्यूमर कोई भी साधारण व्यक्ति बन सकता है। एक रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल हो सकता है, एक सब्जी वाले के पास भी कुछ कोई ऐसी चीज हो सकती है जो किसी बड़े आदमी के, जो मतलब बड़ा इस अर्थ में जो संपन्न है उस व्यक्ति के पास हो। तो मगर वो सिर्फ कंज्यूमर है, वो मिडिल क्लास का हिस्सा नहीं है। तो कंज्यूमर होना एक बिल्कुल अलग चीज है। तो राजेंद्र जी जो है वो अगर इन लोगों के साथ इन लोगों को अपने साहित्य में लाए तो इससे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इसको, इससे खुद राजेंद्र जी बने। ये बात राजेंद्र जी ने स्वयं अपने इंटरव्यू में इसको एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि मैंने बहुत जल्दी इस बात को महसूस कर लिया। और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि कभी कभी जो है एक ऐसा समय आता है कि जो एक इंस्टिंक्ट होते हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट, वो पहचान जाते हैं कि अब जो है आगे की चीजें, जिन्हें बारिश आने वाली है या भूकंप आने वाला है, ये एक इंस्टिंक्ट होती है। तो इस इंस्टिंक्ट से हमने जान लिया था कि चीजें आगे अब बदलने वाली है। तो हमने अपने को अप्रासंगिक होने से बचाने के लिए की इससे। और ये तो उनकी विनम्रता कहूंगा कि वो इस भाव में बोलते थे, मगर उनका कमिटमेंट था, ये बात है। जी सर, एक प्रश्न है कृष्णा सभी जी का कि राजेंद्र जी के साहित्य में जीवन मूल्य का क्या स्थान है? राजेंद्र जी के जीवन साहित्य में जीवन मूल्य का क्या स्थान है? जीवन मूल्य, देखिए ये बड़ा ही विचित्र होगा कहना कि उनके साहित्य में जीवन मूल्य, जब उन्हीं के क्या किसी के भी साहित्य में जो जीवन मूल्य होते हैं वो सबके एक जैसे होते हैं। जीवन मूल्य क्या होते हैं? जीवन मूल्य ये कि आपको सादगी से जीना चाहिए, पाखंड नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और आपको किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, आपको जो है ये संघर्ष, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। जैसा कि वो जैसा कि मैं उसकी उनका उदाहरण देता हूँ कि साहित्यकार क्या करता है। साहित्यकार वही करता है जो बर्बरीक ने किया था। जब उससे पूछा गया कि तुम किसको, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो पूछा गया तुम किसका साथ दोगे, तो सब लोग जानते थे बहुत बड़ा योद्धा है, जिसकी तरफ भी जाएगा युद्ध बदल जाएगा, हार
तो उन्होंने कहा मां सेव्यम पराजिता, मैं हारने वाले का साथ दूंगा, पराजित का। तो साहित्यकार भी वही करता है, वही उसका जीवन मूल्य होता है, वो पराजित का साथ देता है। और पराजित का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि वो किसी एक मुद्दे पर, एक मोर्चे पर, अगर स्त्री है तो लैंगिक मुद्दे पर, दलित है, पिछड़ी जाति के हैं तो जाति के मुद्दे पर, धर्म के सांप्रदायिकता को लेकर अगर बहुत ज्यादा उस तरह का मामला है, बहुत नैरो माइंडेडनेस है, तो अल्पसंख्यकों के साथ उनके अधिकारों की, और इन सब से बड़ी चीज जो डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा, एक शब्द जिसको मैं समझता हूँ जो राजेंद्र जी से भी जुड़ता है और हमारे हर रचनाकार से जुड़ता है, वो है मानवीय गरिमा की पक्षधरता। एक मनुष्य को, चाहे वो बच्चा हो और चाहे वो बड़ा हो, वो अगर वो एक मनुष्य है तो उसकी गरिमा का ख्याल बना रहना चाहिए, बचाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, पूरी सामूहिकता के बावजूद, सामाजिकता के बावजूद उसका हनन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये राजेंद्र जी के जीवन, मतलब कथा साहित्य का भी जीवन मूल्य है, और मैं समझता हूँ किसी के भी उसका जीवन मूल्य होगा, क्योंकि राजेंद्र जी बहुत परिवार को जिस तरह से देखते हैं, परिवार की बहुत अन्वेषण भी करते हैं, छिद्र अन्वेषण भी करते हैं और आलोचना करते हैं, और स्त्री पुरुष के संबंध हो गए, भारत की जो जाति व्यवस्था है, वर्ग की जो व्यवस्था है, सांप्रदायिकता जो है, स्त्री की दुर्दशा है, इन सब को लेकर उन्होंने अपने एक उनकी जो जीवन की धारणा थी, जो उनका देखने का नजरिया था, वही उनकी जिसे हम कथा दृष्टि कहते हैं, वही उनकी कथा दृष्टि थी। क्योंकि जो जीवन दृष्टि होती है, जो जीवन मूल्यों से निश्रित होकर हमारी दृष्टि बनती है, वही अगर कथाकार बनता है तो उसकी जो है कथा दृष्टि बन जाती है। इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे हमारे बहुत सारे लोगों को मैं जो देखता हूँ, जो हमारे साथ के रचनाकार, जो या तो हमारे कुछ बाद आए या कुछ पहले थे, जो हंस में, मैंने जैसे उस समय जो हंस में बहुत आते जाते थे, जो कविता जी थी, अब उस वक्त हंस से जुड़ी हुई थी, बहुत अच्छी कथाकार भी हैं। बाद में और बहुत सारे लोग जुड़ गए, गीताश्री, विवेक मिश्र और तमाम लोग जो है, इतनी बड़ी संख्या में जो आए और रुके भी, और बहुत सारे लोग चले भी गए। तो राजेंद्र जी, अगर राजेंद्र जी के जीवन मूल्यों में युवा लोगों को सपोर्ट करने का, इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, एक वो स्त्रियों में मौका दे रहे हैं, तो किरण सिंह बहुत बाद में आई, मगर हंस में उनको बहुत पहला हंस का था सम्मान उनको दिया गया, और इतनी अच्छी कहानियां उन्होंने दी, बहुत थोड़े से समय में उन्होंने जो अपनी जगह बनाई है। मनीषा कुलश्रेष्ठ, आकांक्षा पारे, योगिता यादव, कितने कितने लोग वहाँ जो उनसे जुड़े, और उन्होंने उनसे, राजेंद्र जी की एक आदत जरूर थी, जो मैं अपने मामले में कह रहा हूँ, और किसी का सम्मत मैं नहीं जानता, अपने बारे में कह रहा हूँ। राजेंद्र जी कभी बहुत, राजेंद्र जी को लोग कहते थे राजेंद्र जी के लिए कि राजेंद्र जी मेरे गुरु हैं। राजेंद्र जी ने मुझे कभी शिष्य नहीं माना, और मैंने राजेंद्र जी को कभी गुरु नहीं माना। वो इस रिश्ते में पड़ते ही नहीं थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया। राजेंद्र जी उस पारंपरिक ढांचे में थे नहीं, जो पारंपरिक ढांचा चले आते थे गुरु शिष्य वाले, कि ये हमारा चेला है और हम इससे वही सब चेलापंथी कराएंगे, नहीं, वो उस तरह का ना, वो उनके अंदर उस तरह का गुरु भाव रहता था, बिल्कुल मित्रता वाला भाव। तो जब सिखाने का मामला भी होता था, तो मैं आपसे सच कहूंगा इस बात को, कि उन्होंने कभी मुझे कहानी ठीक नहीं करवाई, कभी नहीं करवाते थे, कुछ सिखाते नहीं थे, बस पूछते थे, ऐसे पूछते थे, अच्छा तुमने वो कहानी लिखी, उसमें आप ये क्यों किया है तुमने,
बस। तो अच्छा तो एक जो हमारा अभ्यास होता है अध्यापक से कि अध्यापक ऐसे बोलेगा, इसको ऐसे कर लो, वैसे कर लो, राय जी ऐसा कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं कि और लोगों के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, सबके अपने अपने अनुभव है, मगर मैंने देखा बहुत सारे लोगों की रचनाएं वो ठीक करवाते थे, ठीक करते थे, वो सब बात की बातें वो सब छोड़ देते हैं। मगर मुझसे जो भी उन्होंने बात की, तो मैंने एक दिन पूछा, मुझसे मेरी कहानी क्यों कभी आपने इस तरह से, तो कहा कि नहीं, हर तुम इशारे पकड़ लेते हो, बस इतना कहकर वो रहे। तो ये राजेंद्र जी की एक विशेषता थी कि वो ये जानते थे कि हर व्यक्ति की जो है उसके जो गुण हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो उनको वो खुद डेवलप करे। वो सिर्फ वो कबीर के दोहे के उससे कहूँ तो अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। तो वो तो चोट भी नहीं देते थे, बस पूछते थे हल्का सा, मगर अंदर हाथ से सहारा जरूर लगा के रखते थे अपने घड़े को कि भाई टूट ना जाए, तो उसको थोड़ा प्रोत्साहन भी देते रहते थे। मुझे उन्होंने, अगर मैं कहूँ, मुझे उन्होंने बहुत मौके दिए, मुझे बहुत हंस में छपने से लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर मुझे बहुत मौके दिए। ऐसा नहीं कि हमारे बीच में हमेशा बहुत सद्भावना रही। आज मैं आपको इस मंच से बता रहा हूँ और आप मेरे इस बात की आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि सन 13, 12 और 11, शायद 2010 के बाद 3 साल जब तक रायन जी जीवित रहे, मैंने हंस में कहानी नहीं दी। उसके बाद एक कोई ऐसे हम लोगों के बीच में मैंने कहा कि आज के बाद आपका और मेरा रिश्ता संपादक और लेखक का नहीं है, साहित्यिक लोगों का रिश्ता है। और मैं आपको इसका और विस्तार में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा बातें होंगी, मगर इस राजेंद्र जी इसको भी निभाते थे। हमारे बहुत अच्छी कॉर्डियल हार्दिक वो रही दोनों के बीच में, कोई कभी कड़वाहट उस तरह से नहीं आई जैसे। मगर मैंने उन्होंने ये देख लिया कि ये अब कहानी नहीं देगा, तो मैंने 3 साल कहानी नहीं दी। जबकि और उनका फोन आया एक दिन, कहानी पढ़ ली उन्होंने और कहानी छपी थी ज्ञानोदय में। तो अब वो शायद आप जानते ही हैं रविंद्र कालिया जी के, और उनके थोड़े से संबंध भी बड़े थोड़ा ऐसे नहीं थे, मतलब थोड़े अलग थे। मतलब मैं इसको अब ज्यादा विस्तार में इसका विश्लेषण नहीं करूँगा, अलग तरह के थे। तो जब वो ज्ञानोदय में छपी तो रायन जी का फोन आया, कहानी वहां दे दी और ये कहा, झूठ बोले मुझसे कि वो ऑटो में चली गई, खो गई मुझसे। तो मैंने कहा आप जिद कर रहे थे और मैंने आपसे वादा किया था कि अब कहानी मैं आपको नहीं दूँ। तो मेरी जो कहानी छपी वो राजेंद्र जी के जाने के बाद, जब मैंने फिर कहानी, संजय जी जब संपादक हो गए तब दी थी उसके बाद। और ये कहा था राजेंद्र जी से मैंने कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर रिश्ता जो है वो सिर्फ इसी बात पर नहीं टिका होता जो कि आपका अभ्यास है, कि एक लेन देन पर टिका होता है। मैंने कहा आपका ये अभ्यास है और मैं चाहता हूँ कि आपको ये भी पता लगे कि हर रिश्ता इस पर टिका नहीं होता। तो फिर उसके बाद भी ये नहीं, इतने बड़े आदमी से मैं इस तरह की बात कर रहा था, मेरी क्या उनके सामने हैसियत थी, मगर उन्होंने उसे सुना और उसके बाद भी हमारी बहुत मतलब प्रेमपूर्ण रहे एक दूसरे। मुझे नहीं लगता कि मैंने कहा जैसे उनकी, मैं उसके बाद भी जाता रहता था, हर हफ्ते में 2-3 बार तो मैं मिलने जरूर जाता था। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उनके पास बैठकर आता था। तो ये एक संबंध था, मतलब ये एक आत्मीय संबंध था जिसमें ना गुरु का संबंध था। मुझे लगता है कि शायद ये एक मित्रता जो राजेंद्र जी को सहज ही जो चीज अच्छी लगती होगी, वो एक मित्रता वाली जो बात थी। एक बार मुझे नहीं पता उन्होंने किन लोगों को गिफ्ट दिया है नहीं दिया,
मेरा जन्मदिन था और मैं अपने घर बैठा हुआ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। रायन जी का फ़ोन आया कि अजय तुम हंस आ जाओ। मैंने कहा सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कह रहे आ जाओ, ऑटो पकड़ के आ जाओ। मैंने कहा यार पता नहीं क्या बात है। मैंने ऑटो पकड़ा और पहुंच गया मैं हंस। किशन से कहा किशन गाड़ी निकालो। गाड़ी निकाली गई। रायन जी दफ्तर में से उठे, गाड़ी में बैठे, मुझसे कहा बैठ जाओ। बैठ गया और एक कपड़े की दुकान पर ले गए। मैंने देखा ये कपड़े की दुकान पर, तो कपड़े खरीदने आए तो मुझे क्यों लाए। अब उससे कहा कि अपने लिए कपड़े पसंद करो। अब पैंट शर्ट मैं जबरदस्ती उन्होंने पसंद करवाई, उसके बाद सिलने के लिए डाल दी। मैं इतना हैरान था उनके इस व्यवहार से कि उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो मेरे लिए जो है ये सब इस तरह का एक जो ममता उनकी, ये उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। ये बिल्कुल विपरीत था उनके कि तो फिर मैंने इसको इसी अर्थ में लिया कि शायद वो अपने कुछ मित्रों को वो जो है गिफ्ट देते होंगे, तो उन्होंने जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में मुझे, क्योंकि मैं ये कभी नहीं मान सकता कि राजन जी इस हद तक भावुक हो सकते हैं। वो संवेदनशील थे, भावुक नहीं होते। तो एक घटना जो मैं छूट गई थी वो इसलिए बता रहा हूँ कि रायन जी के बारे में अक्सर ये मानते हैं, जैसे कि हमने कहा भी कि हिंदू नास्तिक की उलझन है, उन्होंने बात की। अब मुझे वो याद आ गया, वो जो वाकया बीच में छूट गया था। हुआ ये कि मैं जब घर पहुंचा तो राजन जी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी ऐसे एक कुर्सी थी और एक किताब आने वाली थी जिसका हंस के वार्षिक, जैसे आज का दिन है वो वैसे ही वो 31 जुलाई जो उनका वो जलसे का दिन था, उसमें वो किताब का रिलीज होना था और अगले दिन वो प्रोग्राम था। और रात को उससे ठीक एक रात पहले, मैं 30 की बात मैं बता रहा हूँ, मैं पहुंचा था तो 7 बजे का समय होगा, 7:30 का समय होगा। तो राजन जी ऐसे हाथ करके अपने गर्दन के पीछे यूं करके ऊपर आकाश की तरफ देख रहे थे, दीवार की तरफ। मैं उनको बैठे देखा तो मैं चुपचाप साथ में जो कुर्सी रखी थी उस पर बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद वो उनको जैसे वापस आए और कहा अरे तुम कब आए। तो मैंने कहा बस थोड़ी देर हुई है मुझे। तो मैंने कहा आप क्या देख रहे थे ऐसे, ये ऊपर की तरफ मुंह करके। अच्छा ये बात थी कि मुझे बता भी देते थे। तो बोले कि मैं अपनी किताब को छपते हुए देख रहा था कि अभी वो कहाँ तक पहुंच गई है। बड़ा, ये मेरे लिए बड़ी विचित्र बात थी कि कोई ऐसे किताब कैसे देख सकता है भाई कि कहाँ तक पहुंच गई है। तो मैंने उनसे कहा तो कहाँ तक पहुंच गई है। तो बोले कि बंध रही है, वो कल आ जाएगी सुबह। और आप यकीन नहीं करेंगे अगले दिन सुबह किताब आ गई। तो ये एक उनके जीवन का एक ऐसा भी पक्ष था जिसमें बड़ा ही विचित्र लगता है सोचना कि वो ऐसे भी होंगे। भाई बहुत देर हो गई, अब 9 बज गए, 2 घंटे हो गए। बस सर एक मिथिलेश कुमार नरेश शायद आपके विद्यार्थी हैं। उन्होंने लिखा है कौन? कि बेहद, मिथिलेश कुमार नरेश, मिथिलेश। अच्छा। तो उन्होंने लिखा है कि बेहद सुंदर संस्मरण सर, आप हम विद्यार्थियों को कक्षाओं में भी राजेंद्र यादव से जुड़े संस्मरण को साझा करते रहे। हाँ वो होता है जिसके साथ आपका आत्मीय जुड़ाव होता है, आप उसको विस्मृत नहीं कर पाते, आपको याद नहीं रखना होता, आप उसे भूल नहीं पाते। तो वो जब वो आपके सेल्फ में, आपकी आत्मा में वो घुला मिला होता है तो कभी भी किसी भी गाहे बगाहे किसी भी रास्ते से वो आपको याद आता रहता है, चाहे फिर वो क्लास हो या लेक्चर हो या फिर आप कोई और कार्यक्रम हो। ये तो बहुत सहज है, स्वाभाविक है। मगर ये बड़ी खुशी की बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह से जो रचना जी जो हैं हंस को अब भी जिस कमिटमेंट के साथ चला रही हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। संजय जी जिस तरह से मतलब हंस को संभाले हुए हैं, संपादकीय उससे भी,
तो ये मतलब बहुत एक कमिटमेंट का काम है उनके, मतलब उस कारवां को रुकने नहीं दिया। ये एक अच्छी बात है। नहीं तो लोग सोचते थे, खुद राजेंद्र जी से जब मैं पूछता था कि आपके ये इसके लिए क्या सोचा है आपने, तो उन्होंने कहा अजय ये व्यक्ति केंद्रित पत्रिका है और मेरे जाने के बाद ये बंद हो जाएगी, इसकी यही संभावना। तो मगर उनकी सोच को उनकी बेटी ने जो है एक तरह से गलत साबित कर दिया और उसको आज 2013 का 21 चल रहा है, अभी तक हंस वैसे ही चल रहा है। तो ये संजय जी का और रचना जी का बड़ा एक वो है, हिम्मत की बात है। एक अंतिम सवाल है सर जिसे हम ले लेते हैं। हाँ। शमशेर जावेद जी हैं, इन्होंने कहा है कि नमस्कार सर, बहुत ही सुंदर व्याख्यान। और एक मेरा प्रश्न, राजेंद्र जी सराकाश उपन्यास उनके खुद के जीवन का परिचय कराती है? नहीं, ऐसा उन्होंने कृपया अपने वक्तव्य के नहीं, उन्होंने ऐसा बहुत स्पष्ट लिखा है, ये किसी के जीवन को उन्होंने देखा था, उसी को उन्होंने लिखा है। तो ये तो नहीं कह सकते कि पूरा यथार्थ है। जाहिर है कि कोई भी उपन्यास या कहानी पूरा यथार्थ नहीं होती है। यथार्थ का एक थोड़ा सा हिस्सा होता है जिसमें भारी मात्रा में कल्पना शामिल होती है, दृश्य विधान होते हैं, संवाद होते हैं, जिनसे वो एक विकसित रूप लेती है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो मगर समस्या का जो बीज होता है, जैसे कि बीज में पेड़ छिपा रहता है, वैसे ही उस विचार में या उस संवेदना में जो है पूरी कहानी या उपन्यास छिपा रहता है। तो वो धीरे धीरे विकसित होता चला जाता है। तो वो एक परिवार उन्होंने देखा था पड़ोस में या कहीं पर, जिसको लेकर उन्होंने पूरा उपन्यास सारा आकाश लिखा था। ठीक है, तो सर कार्यक्रम लगभग 2 घंटा हो गया हूँ, मेरे 2 घंटे हो गए, जान छोड़ा। जी सर। तो आप सभी साहित्य प्रेमियों का रचयिता की तरफ से धन्यवाद। और खास करके अजय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा एक तरह से जो हमने आपको कहने के लिए कहा, व्याख्यान देने के लिए कहा, उनकी स्मृति को साझा करने के लिए कहा, उसको स्वीकार लिया। और हम सभी विद्यार्थियों, साहित्य प्रेमियों, साहित्य सुधी पाठकों के लिए एक अहम व्याख्यान के रूप में यह साबित होगा, मुझे आशा है। आपका सर तहे दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू।